विशद अनुभव प्राप्त अनुभवित महिला के रूप में कार्य कर रही हैं। कुष्ठ, बाल चिकित्सा, हृदय, हड्डी रोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दशकों से आप न्यूरोलॉजी और कैंसर जैसे भावों को देखते हुए उसमें अपने विशेषज्ञता को आप प्रदान कर रही हैं। विकलांगता के क्षेत्र में आपने ढेरों श्रेष्ठवत कार्य किए हैं। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में सरकार के अंतर्गत आप छत्तीसगढ़ में मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में पुनर्वास की देखभाल तथा रायपुर, गरियाबंद और बलौदाबाजार जिलों में सेवाएं आपने प्रदान की हैं। विभिन्न सरकारी अस्पतालों के प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट छत्तीसगढ़ डीपीएमआर पर आपने एचओडी के रूप में काम करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। आप 5 साल फिजियोथेरेपी विभाग की हेड के रूप में रही हैं। भारत के बाल चिकित्सा हृदय अस्पताल, श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में, नया रायपुर समाज के अति दिव्य और निस्वार्थ सेवाओं के लिए आपका नाम श्रेष्ठवत भावों में जाना जाता है। विश्व स्तरीय बाल चिकित्सा हृदय चिकित्सा सेवाएं आप निःशुल्क प्रदान करती हैं। 2016 से क्षेत्रीय कैंसर केंद्र रायपुर में काम कर रही हैं। आप लिम्फेडेमा प्रबंधन में अपना प्रमाणन पाठ्यक्रम किया आपने। टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई में आपने शोध प्रस्तुत करके और अपनी विभिन्न सेवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप रख रही हैं। ऐसी दिव्यत्व विदुषी को पाकर सीआरसी लखनऊ का यह पटल गौरवान्वित है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं मैम, आप आए और आज के विषय पर अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच रखें। आदरणीय वंदना, मैं सादर स्वागत है। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले मैं आप समस्त सीआरसी के एम्प्लॉइज को अपना कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूंगी कि उन्होंने टीकोत्सव का जो समारोह था जो आपने कल संपादन किया उसे बहुत अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक दिव्यांग जनों के लिए संपादित किया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी। मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डायरेक्टर श्री रमेश पांडे सर जी को, जो सीआरसी लखनऊ के डायरेक्टर है, एवं श्रीमती स्मिता जयंत मैडम को कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं अपना कुछ योगदान दे सकूं इस सेशन के माध्यम से। और मैं समस्त ऑर्गेनाइजिंग कमिटी और कोऑर्डिनेटर्स जो सीआरसी लखनऊ के हैं उन्हें भी अपना आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ मैं स्पेशल थैंक्स जो है, अपना ग्रैटिट्यूड वो गणेश सर को देना चाहूंगी कि उन्होंने अपना विश्वास मुझ पर जताया कि और मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस कैंपेन की एक हिस्सा बन सकूं, जो कि अभी कोविड-19 का जैसे कि हम देख रहे हैं जो जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में ये व्याप्त है ये बीमारी, तो उसके एक हिस्सा मैं बन पा रही हूँ उस कैंपेन का, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो क्या मैं अपना सेशन स्टार्ट कर सकती हूँ? आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम, जी मैम, स्पष्ट आवाज आ रही है मैम, निवेदन है आपसे। मैं अपना सेशन थोड़ा सा कुछ इंग्लिश और कुछ हिंदी में रखना चाहूँगी, बिकॉज मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंग्लिश में भी थोड़ा सा बताइए, तो सबको जी मैम बाइलिंगुअल रखिए मैम। वैसे अधिक श्रोता हमारे जो हैं वो हिंदी बेल्ट के हैं, थोड़ा सा उन पर कृपा बरसाए रहे। जी जी, थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपको। आप मेरी स्लाइड को पिन कर दीजिएगा। सभी प्रतिभागियों से यह आशा की जाती है कि मैम का प्रेजेंटेशन जब हमारे बीच आएगा तो हम सभी मैम द्वारा प्रेजेंट की जा रही स्क्रीन को पिन कर लेंगे, जिससे बीच में अगर किसी प्रकार का कोई व्यवधान भी आता है तो स्क्रीन हमारे समक्ष विधिवत रूप में दिखाई देती रहे। मैम आपका प्रेजेंटेशन हमारे बीच विधिवत रूप में आ रहा है, सभी प्रतिभागी मैम के प्रेजेंटेशन को पिन कर लें। जी मैम, कंटिन्यू। तो ये जो आज का सेशन है, इम्प्रूविंग रेस्पिरेटरी एंड फिजिकल एंड्योरेंस पोस्ट कोविड-19, ये बेसिकली उन लोगों के लिए या उन पेशेंट्स के लिए है जो कि कोविड-19 से ग्रसित होकर ठीक हो चुके हैं। मतलब उनका जो आरटी-पीसीआर टेस्ट है वो अभी नेगेटिव आ चुका है। तो कौन सी एक्सरसाइज या कौन सा प्रोटोकॉल वो घर में भी अपना सकते हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित है और किसी भी प्रकार की उन्हें हानि ना हो।
तो ये विषय में ही हमारी आज की चर्चा होगी। कोविड-19 जैसे कि हम जानते हैं कि एक नोवेल कोरोना वायरस से ये हुआ है, जिसका नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, SARS-CoV-2 बोला जाता है इसे। और ये एक महामारी के रूप में हमारे सामने आया है, जिसे WHO ने पेंडेमिक घोषित किया था 11 अगस्त 2020 को। मैम 11 मार्च का वो 11 मार्च, सॉरी। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी मैम, स्पष्ट दिखाई दे रही है मैम। इस समय स्क्रीन पे आ रहा है टाइम बेस्ड क्राइटेरिया ऑफ कोविड-19। जी, टाइम बेस्ड क्राइटेरिया ऑफ कोविड-19 की हम बात करेंगे। तो जब हमारे पास कोई पेशेंट आए तो हमें ये जानना जरूरी है कि वो किस फेज में है उस बीमारी के, क्योंकि उसी हिसाब से जो भी उनका पुनर्वास, जो हमने व्यायाम सोचा है या रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल जो हम बोल रहे हैं, उस हिसाब से ही वो डिसाइड होगा कि अभी कौन से स्टेज में पेशेंट है और हमें इस पेशेंट के लिए क्या करना चाहिए। तो इसे 3 क्लासिफिकेशन में इसे विभाजित किया गया है। पहला है अक्यूट कोविड-19, जिसमें कि जो साइंस एंड सिम्टम्स है, मतलब जो भी उसके लक्षण है कोविड-19 के, वो 4 हफ्ते तक रहते हैं। सेकेंड है ऑनगोइंग सिम्टोमेटिक कोविड-19, जिसमें उनके लक्षण 4 हफ्ते से 12 हफ्ते तक रहते हैं, मतलब कि 3 महीने तक। और उसके बाद आता है पोस्ट कोविड-19 सिंड्रोम, जो कि 3 महीने के बाद जो भी आपके पास पेशेंट आ रहे हैं विद सिक्वेली, मतलब कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है कि सिर्फ इसकी तकलीफ 14 दिन तक या 21 दिन तक, हम अगर बोल रहे हैं कि हम क्वारंटाइन है 14 डेज या 14 दिन के लिए, तभी तक हमें वो उसकी तकलीफ हो रही है या फीचर्स दिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका लक्षण आपको अलग अलग तरीके से दिख सकता है। इवन अगर आप नेगेटिव भी आ गए हैं उसके बाद भी, जिससे ही हम लोग पोस्ट कोविड सिंड्रोम या फिर सीक्वेली बोलते हैं। लॉन्ग कोविड जो है, वो जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है, ऑनगोइंग सिम्टोमेटिक कोविड-19 और पोस्ट कोविड-19 सिंड्रोम, इन दोनों को मिलाकर एक कॉमन सा टर्म दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग कोविड। मतलब कि ये 4 हफ्ते से 12 हफ्ते जो ऑनगोइंग सिम्टोमेटिक कोविड-19 है, वो प्लस आफ्टर 12 वीक्स पोस्ट कोविड-19 सिंड्रोम, इन दोनों को मिलाकर एक टर्मिनोलॉजी दी गई है, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग कोविड-19। तो अब हम देखते हैं क्या क्या डिसफंक्शंस हो सकते हैं कोविड-19 में, या क्या क्या परेशानियां या तकलीफें हमें देखने को मिलती है कोविड-19 के पेशेंट्स को। तो पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन। रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन यानी जो भी आपके श्वास के सिस्टम से जुड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड जो भी तकलीफें हैं या प्रॉब्लम है, उसे हम लोग रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन में डालते हैं। जैसे कि ब्रेथलेसनेस, डिस्निया, मतलब सांस लेने में तकलीफ, पेशेंट बहुत जल्दी थक जा रहा है, हाफ रहा है, सांस लेते नहीं बन रहा है, उसे हम लोग डिस्निया या ब्रेथलेसनेस बोलते हैं। दूसरा, पेशेंट को कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये प्रॉब्लम हर पेशेंट को देखने को नहीं मिली है। कुछ पेशेंट्स में कफ दिखता है, कुछ पेशेंट्स में कफ नहीं दिखता है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेटस में था जब भी वो इस रोग से ग्रसित हुआ था, या उसके साथ और कोई अन्य बीमारी जो कि हम कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं, वो तो नहीं जुड़ी है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो भी रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन में ही हमें पेशेंट को देखने को मिलती है। साथ ही पेशेंट को फटीग की प्रॉब्लम मिलती है। फटीग यानी बहुत जल्दी थकान महसूस होती है, पेशेंट थोड़ा सा काम करता है। इवन कई पेशेंट ऐसे भी हो जाते हैं कि जो दैनिक दिनचर्या जो भी हमारे काम है, जैसे नहाने का, खाने का, कपड़े बदलने का, ये सब जो भी हम लोग, जिसे हम लोग ADLs बोलते हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, ये करने में भी पेशेंट को काफी तकलीफ महसूस होती है। तो ये सारे हमारे रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसफंक्शन, जिसमें कि पेशेंट जो है
कई पेशेंट्स आपके पास आएंगे और बताते हैं कि हमें जोड़ों में काफी दर्द होने लगा है जब से हम पॉजिटिव हुए हैं, बहुत थकावट महसूस होती है, मतलब मांसपेशियों में ताकत नहीं है, मसल वीकनेस की प्रॉब्लम रहती है। कई पेशेंट्स तो पैरालाइज्ड भी हुए हैं, खासकर स्ट्रोक डेवलप जब हुआ है पेशेंट्स को। तो ये सारी कंडीशंस आपको मस्कुलोस्केलेटल डिसफंक्शन, जो कि मांसपेशियों से जुड़ी हुई एक तकलीफ है, उसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है न्यूरोकॉग्निटिव डिसफंक्शन। न्यूरोकॉग्निटिव डिसफंक्शन में ही जो हमने बात किया स्ट्रोक, वो पेशेंट्स को देखने को मिल रहा है। एंड ये वैसे पेशेंट्स हर पेशेंट में नहीं पाए जा रहे, ये उन पेशेंट में देखने को मिल रहा है जो कि पहले से ही कोई कोमॉर्बिडिटी के साथ आया है, यानी पहले से ही उन्हें कोई बीमारी जकड़ चुकी है, जैसे कि हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर है किसी को, या हार्ट की प्रॉब्लम है किसी को, तो उन्हीं में ये स्ट्रोक वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। और हमने अभी कुछ महीनों में ये चीज भी देखा है कि थ्रोम्बस मतलब खून का जो थक्का है वो बहुत कॉमनली पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है। और ये जो खून का थक्का है वो एक जगह बनता है जिसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं, फिर वो वहां से टूटकर हर जगह फैल सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में फैल सकता है, जिसको हम लोग एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो वो वहां से टूटकर फैलकर अगर वो दिमाग तक चले गया, ब्रेन तक चले गया, तो पेशेंट को स्ट्रोक की तकलीफ हो सकती है। तो ये हम लोग नेक्स्ट न्यूरोकॉग्निटिव डिसफंक्शन में हम देखते हैं कि पेशेंट बहुत मेमोरी लॉस, मतलब कि बहुत तेजी से भूल रहे हैं, याद नहीं रह रहा है कोई चीज। वो बोलते हैं कि पहले चीजें याद रहती थी, अब मैं भूल जा रहा हूँ कि मैंने अपना चश्मा कहाँ उतार के रखा, या मैं कोई चीज को कहाँ रखा, मैं किसी को कुछ चीज बोला तो मैं वो ध्यान नहीं रख पाता कि मैंने उसको कोई डेट दिया है कोई काम के लिए, वो मैं रिकॉल नहीं कर पाता। तो ये भी फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। लास्ट है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, जो कि अभी हर पेशेंट में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये अक्यूट मतलब कि पेशेंट जो इनिशियल फेस है, जो कि हम लोगों ने देखा है अक्यूट कोविड-19 वाला जो पार्ट था, जो कि 4 हफ्ते तक जिसका साइन और सिम्टम हम देख रहे थे, उस स्टेज में हमें पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया क्या हमें देखने को मिलता है। मतलब ये यूजुअली आईसीयू वाले पेशेंट में ही मिलता है, या हॉस्पिटल स्टे वाले पेशेंट को ही देखने को मिलता है, जो कि अस्पताल में भर्ती है उनमें देखने मिलेगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली ये स्ट्रेस जो है उससे हम इसको जोड़ पाते हैं, इसको रिलेट कर पाते हैं। इसका दूसरा नाम है स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया। तो जो स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया है वो इसलिए होता है क्योंकि जो कोविड-19 एक जो वायरल कंडीशन है वो पेशेंट को हुई है। पेशेंट का बॉडी में एक स्ट्रेस नया सा कुछ वायरस एंटर हुआ, तो एकदम से पेशेंट जो बॉडी को अपना इम्यून रिस्पॉन्स तेज कर रही है, या एकदम स्ट्रेसफुल कंडीशन में आ गई है उसकी बॉडी। इस स्ट्रेस की वजह से बहुत तेजी से जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन है, जैसे कि कॉर्टिजोल्स हो गए हैं, या फिर एपिनेफ्रिन हो गए, ये सारे जो हार्मोन है जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वो रिलीज होती है बॉडी के। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, जब भी हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। तो ये स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है, बहुत तेजी से ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ाने लगता है बॉडी में। ग्लूकोज का प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ता है, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया। तो पेशेंट अगर पहले से प्री डायबिटिक कंडीशन में है, प्री डायबिटिक यानी पेशेंट को डायबिटीज है लेकिन वो छुपा हुआ है, वो लेटेंट है, पेशेंट नहीं जान रहा है कि मुझे डायबिटीज है, जब तक कि उसे कोई क्लिनिकल साइन जैसे कि बहुत प्यास लगना, बार बार उसे बाथरूम में जाना, ऐसा अगर जब तक उसे कुछ साइन या सिम्टम महसूस नहीं हो रहा है, थकावट होना, तब तक कि वो उस चीज के जांच के लिए या टेस्ट के लिए नहीं जाए। पर वो प्री डायबिटिक है जो छुपा हुआ है। अब क्या हो, उसे कोविड हो गया और ये प्री डायबिटिक ऑलरेडी था और ऊपर से स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, तो उसका लेवल एकदम से शूट अप हो गया ग्लूकोज का बॉडी में, और वो पेशेंट जो है अब डायबिटीज करके उसे हम डायग्नोसिस बनाएंगे, या हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो है वो लिखेंगे कि पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इतना आ गया है एंड पेशेंट जो है वो डायबिटीज है का पेशेंट है। तो ये प्री डायबिटिक का बाद में डायग्नोस हुआ दैट द पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज। लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को डायबिटीज नहीं था, प्री डायबिटीज नहीं था, उसका सिस्टम बहुत अच्छा था, बॉडी सिस्टम, तो पेशेंट को बस जब तक हॉस्पिटल स्टे था, जब तक अस्पताल में भर्ती था या जब तक वो कोविड से जूझ रहा था, तब तक के उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ा और उसके बाद वो अपने आप सेल्फ डिक्लाइन हो गया, यानी कि अपने आप वो कम भी हो गया। मतलब कि हम उस पेशेंट को डायबिटीज के कैटेगरी में नहीं रख सकते। पेशेंट बस स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया से ग्रसित था ड्यूरिंग उसके हॉस्पिटल के स्टे के दौरान। तो ये होता है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स को देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जब पेशेंट रिकवर हो जाता है कोविड-19 से तो बहुत पेशेंट्स को तकलीफ ये होती है कि जो उनका जनरल सिम्टम है जैसे फीवर या कफ, ये सारे तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन एक लॉन्ग स्टैंडिंग या बहुत लंबे समय तक जो तकलीफ से वो ग्रसित रहते हैं वो है डिक्रीज्ड एंड्योरेंस यानी कि काम करने की क्षमता। तो वो उनका रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस बोल सकते हैं, मतलब जब वो काम कर रहे हैं तो जितना वो सांस ले रहा है क्या वो उतने प्रॉपर तरीके से सारे बॉडी पार्ट्स में, टिश्यूज में, सेल्स में जा पा रहा है ऑक्सीजन, या उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, पेशेंट बहुत तेजी से हाँफ रहा है कुछ काम करने पर। और दूसरा होता है फिजिकल एंड्योरेंस, मतलब हमारे शारीरिक जो क्षमता होती है एक काम करने की वो। तो ये दो चीज जो है वो पेशेंट को लंबे समय तक अपने चपेट में लेके रखती है और पेशेंट बहुत ज्यादा इन चीजों से काफी ग्रसित हो जाते हैं। पेशेंट को काफी तकलीफ होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो कोविड के बाद कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को नहीं देख पा रहे। मोस्ट ऑफ द जो फीमेल्स होती है वो यही बोलती है कि पहले सब काम जल्दी से कर लेती थी, किचन का वर्क कर लेती थी और भी जो भी घर के कार्य है वो सारे कर पाती थी, लेकिन अब वो उतना नहीं कर पा रही है और बहुत जल्दी थक जा रही है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो वेंटिलेटरी डिमांड है अब कोविड के बाद, या जो मेटाबॉलिक डिमांड है हमारे बॉडी की, वो बहुत बढ़ चुकी है, जिसको अब हमारा बॉडी फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अब हमारे पास अगर कोई ऐसा पेशेंट आया तो हम एक रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल के पॉइंट से इस तरीके से उस मरीज की मदद कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूंगी फिजियोथेरेपी की, तो फिजियोथेरेपी अगर हम पेशेंट को बता रहे तो वो एक तो ओवरऑल वेलबींग जो है पेशेंट की उसको ठीक करने में मदद करेगा, एक सेंस ऑफ वेलबींग, यानी कि पेशेंट को जब वो एक्सरसाइज करेगा तो जो स्ट्रेस हार्मोन है वो थोड़ा कम होंगे और जो प्लेजर वाले हार्मोन होते हैं हमारे बॉडी में जैसे कि सेरोटोनिन, वो रिलीज होगा पेशेंट की बॉडी में, वो बनेंगे। और जब सेरोटोनिन ज्यादा रिलीज होगा तो पेशेंट को अंदर से बहुत अच्छा फील होगा, उसे एक बहुत सेंस ऑफ वेलबींग जो हम बोलते हैं वो महसूस होगा। तो एक तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है। और दूसरा, जो भी प्रकार के डिसफंक्शन है पेशेंट को, चाहे वो रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन है, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन है, मस्कुलोस्केलेटल डिसफंक्शन है, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है, जो भी डिसफंक्शन से उस समय वो पेशेंट ग्रसित है, उसमें भी उसको काफी रिकवरी महसूस होगी। तो बेसिकली हमारा एक्सरसाइज सिखाने का यही मकसद है पेशेंट। पर पेशेंट को एक्सरसाइज हम ऐसे ही नहीं बता सकते। अगर हमारे पास पेशेंट आया या हमारे घर में कोई भी सदस्य के साथ ऐसा हुआ है कि वो कोविड पॉजिटिव हो चुका है, नेगेटिव होके घर आ चुका है, या घर में क्वारंटाइन थे लेकिन अब नेगेटिव हो गए हैं, तो हम उन्हें एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। हमें कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि क्या एक्सरसाइज कराना उनके लिए अभी सेफ है, क्या वो पूरी तरीके से उनका शरीर एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो चुका है, क्या वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो इस चीज का हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब भी पेशेंट को हम देखें तो पहले उनका जो एक डॉक्यूमेंटेशन है, हॉस्पिटल डॉक्यूमेंट्स है या रिकॉर्ड्स है,
उसको देखना बहुत जरूरी है। हमें ये चीज देखना कि क्या पेशेंट को किसी प्रकार का कोमॉर्बिडिटी वाला तकलीफ तो नहीं थी, क्या पेशेंट को कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं आ गई थी। अगर हमें पता है कि पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड कोई तकलीफ थी, जैसे कि मायोकार्डाइटिस हो गया या इस्चीमिया यानी खून का सप्लाई हमारे हार्ट के मसल्स में कम हो जाता है, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो गया, या पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मतलब कि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है वहां पे एक ब्लड क्लॉट का बन जाना, या फिर वहां पे जाके जो भी क्लॉट है वो वहां से टूट के वहां पल्मोनरी आर्टरी में जाके रुक जाएगा, यानी ये एम्बोलिस हो गया, बना कहीं और उधर से टूटकर कहीं और चलेगा, तो दिस इज पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अगर ऐसा कुछ पेशेंट के साथ हुआ है, ऐसा कोई एपिसोड पेशेंट के साथ हॉस्पिटल के दौरान हुआ है, तो हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा किसी भी प्रकार का एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन इन टाइप के पेशेंट्स को देने के लिए। कि अगर कोई पेशेंट है जैसे हमें पता चल गया कि भाई मायोकार्डाइटिस था, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म था इस पेशेंट को, या फिर इस्चीमिया का प्रॉब्लम हुआ था, हार्ट अटैक जैसा कोई एपिसोड हुआ है पेशेंट के साथ, कार्डियक मार्कर्स हम चेक कर रहे हैं, वो अगर हमें रेस्ट मिल रहा है, तो जो भी उनके ट्रीटिंग डॉक्टर है या फिजिशियन है उनसे हमें एक कंसेंट लेना बहुत जरूरी है एक्सरसाइज कराने से पहले। अगर ट्रीटिंग डॉक्टर ने आपको कंसेंट दे दिया कि आप एक्सरसाइज के लिए जा सकते हैं, तभी आप अपनी एक्सरसाइज का प्रोग्राम उस पेशेंट के लिए प्लान करेंगे। कोमॉर्बिडिटीज जैसे हमने डिस्कस किया, डायबिटीज हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, कार्डियक कंडीशंस हो गया, पल्मोनरी मतलब लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे पेशेंट को अस्थमा है या सीओपीडी ब्रोंकाइटिस के पेशेंट है पहले से, तो ये सारी कोमॉर्बिडिटी है जिसको नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हॉस्पिटल स्टे के दौरान क्या पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी? रेस्पिरेटरी स्टेटस कैसा था पेशेंट को? क्या पेशेंट सांस ले पा रहा था या पेशेंट को ऑक्सीजन की नीड हुई भी थी, तो किस टाइप का ऑक्सीजन देना पड़ा था पेशेंट को? क्या पेशेंट नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर में था, मतलब कि पेशेंट जो था वो फेस मास्क से उसे ऑक्सीजन दिया गया होगा, या नेजल प्रॉन्ग्स जो होते हैं उनसे ऑक्सीजन दिया होगा, तो दिस आर ये जो है ये नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर्स के पार्ट रहते हैं। सीपैप दिया गया होगा, या पेशेंट को इन्वेसिव वेंटिलेटर में डाले होंगे जहाँ पे उनका ट्रैकियोस्टमी किए होंगे, यहाँ पे हम ट्रैकिया में एक होल बनाकर फिर वो ट्रैकियोस्टमी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद फिर उनमें वेंटिलेटर ट्यूबिंग्स अटैच करके वेंटिलेटर्स से उनको ऑक्सीजन दिया जाता है। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि क्या पेशेंट को ओके, सो इस तरीके से हम देखेंगे। एंड एक्टिविटी इंड्यूस्ड डीसैचुरेशन अगर पेशेंट को हो रहा है तो उसका हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वैसे पेशेंट को ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी जब वो एक्सरसाइज के लिए जाएगा। तो जब भी वो एक्सरसाइज करेगा हो सकता है पेशेंट का धीरे धीरे जो सैचुरेशन लेवल है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होते जाए और पेशेंट को हमें ऑक्सीजन देने की नीड पड़ सके, तो इसके लिए भी एक कंसेंट आपको फिजिशियन से लेना जरूरी है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट इसलिए जरूरी रहता है कि अगर हमें पता है पेशेंट को कार्डियक कंडीशंस है पहले से, या पेशेंट को एक बार एंजाइना का अटैक यानी हार्ट अटैक आ चुका है, तो कौन सी सेफ ड्रग्स है जो पेशेंट को अपने साथ कैरी करना चाहिए, लेकर आना चाहिए या घर में अपने पास रखना चाहिए एक्सरसाइज के दौरान। अचानक से हार्ट की तकलीफ बढ़ गई, हार्ट मतलब चेस्ट पेन होने लगा, तो पेशेंट नाइट्रोग्लिसरीन या जो भी मेडिसिन होती हैं जो कि जीभ के नीचे रख सकते हैं, वो पेशेंट ले और थोड़ा सा रेस्ट कर ले और एक्सरसाइज को बंद कर दे, स्टॉप कर दे। तो ये सारी चीज का हमें एक बेसिक स्क्रीनिंग करना जरूरी है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं असेसमेंट। तो हिस्ट्री ऑफ कोविड-19 का असेसमेंट, जैसे कि हमने पहले ही बात कर लिया कि हम जस्ट एक जनरल पेशेंट से हिस्ट्री ले लेंगे कि आपका कौन सी डेट में आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आया, फिर आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आने के बाद आपने क्या चूज किया, आप होम क्वारंटाइन के लिए थे या फिर हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। अगर पेशेंट बोल रहे होम क्वारंटाइन तो उसमें हमारे को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेशेंट स्टेबल कंडीशन में थे। अगर पेशेंट बोल रहे हॉस्पिटल में एडमिटेड थे तो हॉस्पिटल में क्या क्या एपिसोड हुआ उसकी जानकारी लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कि पेशेंट को ऑक्सीजन लगा था या किसी प्रकार की कोई तकलीफ हुई थी, क्या मैनेजमेंट हुआ था, ये सारे जो हमने ऑलरेडी अभी थोड़ा सा डिस्कस किया है, ये चीज हम हिस्ट्री ऑफ कोविड-19 में देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टमिक एग्जामिनेशन। तो सिस्टमिक एग्जामिनेशन एक जनरल एग्जामिनेशन हम करके जरूर रखते हैं अपने पेशेंट्स का, जैसे कि उसका ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं, पल्स रेट देखते हैं, रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं कि पेशेंट अगर बहुत ज्यादा ब्रेथलेस है तो ऑब्वियसली उसका रेस्पिरेटरी रेट हमें बड़ा ही मिलेगा। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन एट रेस्ट कितना है और एक्टिविटी के दौरान ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना हो रहा है। बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा है अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन, मींस पेशेंट को अभी एक्सरसाइज ना कराए, बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज के लिए ना जाए। आप चाहे तो अंडर ऑब्जर्वेशन या अंडर सुपरविजन उस पेशेंट को कुछ बेड सिंपल एक्टिविटीज या एक्सरसाइज हम पेशेंट को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ एनी एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक्सेसरी मसल्स रेस्पिरेशन की वो मसल होता है, हमें पता है कि प्राइमरी रेस्पिरेशन की मसल्स कौन कौन सी होती है। एक तो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, डायफ्राम होती है, ठीक है, वो इंस्पिरेटरी मसल। और एक्सपिरेटरी मसल्स जो रहती है वो बेसिकली हमारा इलास्टिक रिकॉइल जो होता है लंग का उसके वजह से होता है। मतलब एक्सपिरेटरी मसल यानी जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमारी कौन कौन सी मांसपेशियां काम कर रही है, उसे हम एक्सपिरेटरी मसल्स बोलते हैं। तो वो कौन सी मसल है, पहले तो इलास्टिक नॉर्मल जो अपने लंग की एक कैपेसिटी है कि वो इलास्टिक रिकॉइल होता है, मतलब वो समझिए एक फुग्गा की तरह है, उसमें हमने हवा भरा वो फूल गया, अब हम हवा वो रिलीज हो रही है, हवा छोड़ रहे हैं तो वो सिकुड़ रहा है, तो ये इलास्टिक रिकॉइल जैसे इसको हम समझा सकते हैं। तो इलास्टिक रिकॉइल की तरह नॉर्मल इलास्टिक रिकॉइल से होता है, पर साथ ही साथ कभी कभी एब्डोमिनल मसल भी काम करती है बहुत सीवियर कंडीशन। तो हमें एक चीज देखना कि क्या पेशेंट एक्सेसरी मसल तो यूज नहीं कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा पेशेंट को ब्रेथलेस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो पहला तो रेस्पिरेटरी रेट आपको बढ़ा हुआ ही मिलेगा। दूसरा हम देखेंगे कि जो एक्सेसरी मसल्स है, जैसे कि यहाँ पे हमारी होती है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड होती है, स्कैलिनाई मसल्स होती है, पेक्टोरल मसल जो हमारे चेस्ट की मसल्स होती है, रोम्बॉइड्स होते हैं, ये सारे हमारे एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन कहलाती है, जो कि तब यूज होती है जब हम। एक्सक्यूज मी मैडम जी मैडम, एक रिक्वेस्ट है आपसे, स्क्रीन दोबारा प्रेजेंट कर दीजिए मैम। ओके आपकी स्क्रीन हमें नहीं दिख रही है जी। मैम। रिज्यूम प्रेजेंट का ऑप्शन होता है वहाँ पे। अब दिख रही है आपको मेरी स्क्रीन? नहीं, हाँ मैम, आ गई। थैंक यू मैम। असेसमेंट वाला असेसमेंट आ गया। यस जी। मैम, जी। थैंक यू मैम। तो हम देखते हैं कि पेशेंट अगर ये सारी मसल्स जो है जो नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते हैं, जब हम एकदम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, तब वो अगर पेशेंट में यूज करते हुए हमें दिख रहा है कि पेशेंट की ये मसल्स यूज हो रही है जो कि एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन कहलाती है, दैट मीन्स पेशेंट बहुत ज्यादा सांस लेने में उसे काफी दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा ब्रेथलेस है और अभी स्टेज में एकदम से हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जाने के लिए वो तैयार नहीं। ऑस्कल्टेशन करते हैं, जो हम लोग स्टेथोस्कोप से देखते हैं कि जनरल जो ब्रेथ साउंड है हर एक लोब में, अपर लोब आप सभी को पता होगा कि राइट लंग 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है और लेफ्ट लंग 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है। तो हम हर एक लंग एक लोब में अपना स्टेथोस्कोप रख के हम ब्रेथ साउंड सुनने की कोशिश करते हैं कि क्या एयर एंट्री हो रही है। अगर एयर एंट्री हो रही है मीन्स एरेशन अच्छा हो रहा है और लंग में एयर जा रही है। अगर कोई पार्ट में हमें लग रहा है कि यहाँ तो हवा ही नहीं सुनाई दे रही है, हमें ब्रेथ साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, दैट मीन्स वहां पर कोलैप्स हो चुका है,
कंसोलिडेशन हो चुका है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड-19 जो है उसमें लंग्स में रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज जो न्यूमोनिया जैसे फीचर्स हमें देखने को मिल रहा है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। तो वहां पे क्योंकि वो वाला पार्ट पूरा कोलैप्स हो गया, कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेशन को एक सिंपल भाषा में बोल सकते हैं पत्थर जैसा हो जाना। तो वो भाग पूरा फाइब्रोस्ट हो गया, फाइब्रोसिस हो गया। तो फाइब्रोस्ट हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, इसलिए उस एरिया में, उस लोब में या उस लोब के एक पर्टिकुलर सेगमेंट में ब्रेथ साउंड नहीं सुनाई देगी, वहां पर हवा की एंट्री नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम ये समझ पाएंगे कि इस पेशेंट को अगर मुझे कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज बतानी है तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में मेरा ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, ध्यान जाएगा कि मुझे इस सेगमेंट को ज्यादा ध्यान में रखना है। फिर हम देखते हैं अगर सिक्रीशंस है तो सिक्रीशन में हमें जैसे बबल का साउंड आता है, बुलबुले जो हम बोलते हैं पानी में जैसे बुलबुले हम लोग बनाते हैं, उस तरीके का अगर हमें बबल्स का साउंड आ रहा है ऑस्कल्टेशन में स्टेथोस्कोप से, तो हम समझेंगे कि इस जगह में सिक्रीशंस है, पेशेंट को इस एरिया में बलगम भरा हुआ है। तो वो चीज हमें देखना है। देन डिग्री ऑफ डिस्निया, डिग्री ऑफ डिस्निया मतलब ब्रेथलेसनेस है पेशेंट को, तो उसका एक स्केल होता है जो कि MRC स्केल ऑफ डिस्निया जिसे बोलते हैं। उससे हम लोग जज करते हैं कि वो कौन से ग्रेड में पेशेंट आता है। जैसे ग्रेड 1 में पेशेंट बोलता है कि मुझे ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होती ब्रेथलेसनेस से, बस मुझे सिर्फ थोड़ी सी मैं स्ट्रेनस एक्टिविटी कर लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा मैं अगर एक्सरसाइज कर लिया तब मुझे सांस लेने में दिक्कत आएगी। ग्रेड 2 में जो पेशेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि मैं जब बहुत जल्दी जल्दी चलता हूँ तो ही मेरे को सांस लेने में दिक्कत आती है, या मैं थोड़ा सा अप हिल चलता हूँ तो फिर मुझे दिक्कत आएगी। जैसे चढ़ाव होता है, हमारे रोड में होता है ना, ढलान होता है, चढ़ाव होता है, अगर चढ़ाव में चल रहा है तो उससे थोड़ी सी चढ़ने में दिक्कत आएगी, या रैंप में चल रहा है तो। ग्रेड 3 में पेशेंट जो है वो बोलते हैं कि मतलब जो पेशेंट्स होते हैं वो काफी धीरे धीरे चल पाते हैं और 15 मिनट से 20 मिनट बाद चलते चलते वो अचानक से रुक जाते हैं सांस लेने के लिए। वो मतलब इतना उनको तकलीफ होती है कि उन्हें सांस नहीं आ पाती और वो सांस लेने के लिए सिर्फ रेस्ट करने के लिए वो 15 से 20 मिनट बाद चलते चलते वो रुक जाते हैं और वो अपने पेस में चल रहे हैं। मतलब हम उन्हें जल्दी ना चलने बोल रहे ना धीरे धीरे चलने बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप नॉर्मल चलिए। वो आप नॉर्मल ही चल रहे हैं लेकिन 15 से 20 मिनट बाद वो हाफ जा रहे हैं पेशेंट। ग्रेड 4 में पेशेंट जो है वो 100 यार्ड मतलब 90 मीटर के अराउंड पेशेंट चलते चलते फिर ब्रेथलेस हो जाते हैं। और ग्रेड 5 मतलब जो भी नॉर्मल जो दैनिक कार्य है, दिनचर्या के जो भी हमारे कार्य होते हैं जैसे नहाना, कपड़ा पहनना, खाना, तो ये जो भी काम है हमारा ADL, उसमें पेशेंट थक जाता है। तो ये बहुत ही सीवियर कंडीशन होता है जो ग्रेड 5 होता है। फंक्शनल असेसमेंट में हम लोग 6 मिनट वॉक टेस्ट आप सभी जानते होंगे वो करवाते हैं, जिसमें 30 मीटर का पाथ में हम पेशेंट को चलने बोलते हैं 6 मिनट के लिए। लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है कि पेशेंट 6 मिनट तक चल सके, वही हमें देखना है कि पेशेंट, इसी से ही हम एंड्योरेंस चेक करते हैं कि पेशेंट कितना दूरी चल सकता है 6 मिनट में। अगर हो सकता है पेशेंट 6 मिनट से पहले ही रुक जाए, तो अगर पेशेंट रुक भी गया तो हम देखेंगे कि उसने कितना मीटर की दूरी तय करी। 2 मिनट में हो सकता है वो 90 मीटर ही चल पाया, मतलब एक बार फिर आया लौटा फिर से गया, तो दैट इज 90 मीटर। तो इस तरीके से हम पेशेंट का एक डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि पेशेंट जो है वो 90 मीटर तक वॉक किया इन 6 मिनट वॉक टेस्ट। तो ये जो 90 मीटर था वो हमारा एक क्राइटेरिया बन गया, एक इंटेंसिटी का क्राइटेरिया बन गया, जो हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप 90 मीटर तक ही चलेंगे, या 90 से कम तक हम बोल सकते हैं कि 80 मीटर तक ही आप वॉक करा करें जब भी आप वॉकिंग के लिए जाए, इससे ज्यादा ना करें क्योंकि इसके बाद आपको तकलीफें आ सकती है। इसलिए अगर 6 मिनट वॉक टेस्ट पॉसिबल नहीं है तो पेशेंट को 2 मिनट वॉक टेस्ट हम दे सकते हैं। फिर होता है सिट टू स्टैंड टेस्ट और एक होता है टाइम अप एंड गो टेस्ट, जो हम बैलेंस के लिए चेक करते हैं। फटीग को हम एक स्पेशल स्केल होती है जिसे हम बोलते हैं फटीग के लिए विजुअल एनालॉग स्केल फॉर फटीग। ये एक 14 क्वेश्चनर रहते हैं, इसमें 40 पॉइंट्स रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, और उसमें जैसे कि आप नॉर्मल एक बार स्केल जो हम पेन के लिए देखते हैं जिसमें 0 से लेकर 10 तक स्केल्स रहते हैं,
पेशेंट को वो दे दिया जाता है, पेशेंट को बोलते हैं कि आपको जो महसूस हो रहा है आप उस पॉइंट में टिक करिए। 0 मतलब बिल्कुल थकावट नहीं, बिल्कुल फटीग नहीं, और 10 मतलब मैक्सिमम थकावट यानी मैक्सिमम फटीग। तो पेशेंट इन 0 से 10 के बीच में कहीं भी वो टिक करता है, उसके हिसाब से फिर हम लोग देखते हैं कि पेशेंट किस स्टेज में है, माइल्ड फटीग के, मॉडरेट फटीग या सीवियर फटीग। माइल्ड फटीग जो है यूजुअली 4 तक रहता है, 0 to 4, देन 4 to 6 तक हम लोग इसे मॉडरेट में रखते हैं, आफ्टर दैट वो सीवियर कैटेगरी में उसे कैटेगराइज करते हैं। तो होम बेस्ड एक्सरसाइज के बारे में हम बात करेंगे, बेसिकली हमारा टॉपिक इसी के ऊपर आज। होम बेस्ड एक्सरसाइज जो रहते हैं वो टेलर मेड प्रोग्राम होता है, मतलब हम एक जनरलाइज्ड वे एक्सरसाइज को सब पेशेंट को नहीं करा सकते कि एक पेशेंट को मैंने अगर एरोबिक एक्सरसाइज कराई तो मैं अपने दूसरे पेशेंट को भी वही करा रही, तीसरे को भी वही, मैं वैसे नहीं कर सकती। मुझे पेशेंट की नीड क्या है, उसमें किस चीज की जरूरत है, वो मेरे पास किस लिए आया है, मुझे उस चीज को देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम असेसमेंट करते हैं। बेसिकली पहले हम लोग जो स्क्रीनिंग असेसमेंट किए वो इसीलिए करें, हमें देखना है कि पेशेंट को क्या तकलीफ है और मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए, और उस हिसाब से मैं उसे एक्सरसाइज बताऊंगी। तो पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आता है रिलैक्स्ड पोजीशन। तो रिलैक्स्ड पोजीशन हमें हर एक पेशेंट को बताना चाहिए, चाहे वो कोई भी पेशेंट हो, कोई किसी भी कंडीशन के साथ आया हो, आपको रिलैक्स पोजीशन हर एक कोविड पेशेंट को बताना चाहिए। और ये रिलैक्स पोजीशन हम जो अक्यूट फेस वाले भी पेशेंट होते हैं, जैसे जो होम क्वारंटाइन वगैरह में है, उन्हें भी हम ये बता सकते हैं। तो ये पोजीशंस आप पहले देख सकते हैं कि किस तरीके से पेशेंट फॉरवर्ड लीन सीटिंग में किया है, पेशेंट बैठा हुआ है चेयर में, सामने एक तकिया रख लिया है टेबल में और उसके ऊपर वो लेटा हुआ है, अपने सिर को झुकाकर, सिर एक तरफ है सांस लेने के लिए। हमें हमारा माथा है उसे तकिया के ऊपर नहीं रखना, अगर वो ऐसे सोएगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा, वो तो ब्लॉक कर दिया, एयरवे ब्लॉक करेगा ना। इसलिए हमें हमारे सिर को एक तरफ टिल्ट करके रखना है सो दैट पेशेंट कैन ब्रीथ। नेक्स्ट है फॉरवर्ड लीन स्टैंडिंग। फॉरवर्ड लीन स्टैंडिंग में जैसे आप देख रहे हैं कि पेशेंट जो है वो एक कुर्सी पकड़ लिया है और उसको पकड़ के लीन कर लिया है उस कुर्सी में। ये रिलैक्स पोजीशन है। जब पेशेंट बहुत ब्रेथलेस होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, जैसे कुछ काम कर रहा है पेशेंट और वो अचानक से वो ब्रेथलेस महसूस कर रहा है, तो वो जहां पे भी है, अगर कोई किचन में है, कोई फीमेल काम करते करते ब्रेथलेस हो रही है, तो वो जो किचन का जो प्लेटफॉर्म है उसको वो पकड़ के खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरवर्ड लीन सिटिंग विदाउट टेबल। ये पहले वाले के ही जैसा है, बस टेबल नहीं है। पेशेंट ने अपने थाई में अपने हाथ को इस तरीके से रिलैक्स किया है और वो रिलैक्स पोजीशन में पेशेंट जो है वो बैठा है। नेक्स्ट है, अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लोग सब लोग फॉरवर्ड लीन ही क्यों होता है। फॉरवर्ड लीन का एक जो बेसिक वो है प्रिंसिपल की, क्योंकि जब हम फॉरवर्ड लीन होते हैं तो जो हमारा हार्ट है वो सामने की ओर आ जाता है ड्यू टू ग्रेविटी के पुल के वजह से, और हमारा लंग्स जो है वो अच्छे तरीके से एक्सपैंड हो पाता है। इसीलिए ये वाला पोजीशन हम लोग बार बार फॉरवर्ड लीन वाला ही पेशेंट को किसी भी ब्रेथलेस कंडीशन में करते हुए बताते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडिंग विथ बैक सपोर्ट। पेशेंट देख रहे हैं आप कि दोनों नीज को हल्का सा बैंड करके ताकि पूरे तरीके से अपने बैक को सपोर्ट करके एक दीवार की तरफ खड़ा हो गया है। एंड लास्ट इज द हाई साइड लाइन, जिसके लिए हमें पिलो की नीड रहती है, जिसमें 3 से 4 पिलो पेशेंट रख के साइड लाइन में सोता है, यानी करवट लेकर सोएगा वो। और करवट लेने के बाद जो उसका नीचे का पैर है उसे वो मोड़ कर रखेगा और ऊपर के पैर को वो स्ट्रेट रखेगा। ठीक है, नीचे का पैर मुड़ा हुआ, जिस भी तरफ वो करवट लिया है उस तरफ का पैर को मोड़ के रखते हैं और दूसरे तरफ के पैर को हम स्ट्रेट रखते हैं। नेक्स्ट है, ये आप सभी लोग जाने होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस पोजीशन को मान्यता दी है, जिसे बोलते हैं कोविड अवेक रिपोजिशनिंग प्रोटोकॉल। ये आपके ऑक्सीजनेशन, आपका वेंटिलेशन लंग का, उसको इम्प्रूव करने में मदद करती है पोजीशन। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये पोजीशन जिस तरीके से है उसी तरीके से हमें पेशेंट को देना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पोजीशन भी डिपेंड करती है आपके पेशेंट के कंडीशन के ऊपर। जैसे सबसे बेस्ट पोजीशन अभी जो हम सिनेरियो देख रहे हैं उसमें हमने देखा है कि प्रोन लाइन यानी पेट के बल उल्टा, जो आप फिगर 1 में ऊपर देख पा रहे हैं,
लाइंग ऑन अ बेली लिखा है, तो वो जो पेट के बल जो पेशेंट लेटे हुए हैं उनको हम प्रोन लाइन पोजीशन बोलते हैं, वो सबसे बेस्ट पोजीशन है फॉर ऑक्सीजनेशन या वेंटिलेशन के लिए। लेकिन ये भी देखा गया कि हर पेशेंट प्रोन पोजीशन को सह नहीं पाता, तो उस कंडीशन में अगर हम कोई पेशेंट को कोई पोजीशन दे रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्स देखना जरूरी है। इवन अक्यूट कंडीशन जो आईसीयू पेशेंट्स होते हैं उनमें भी अभी प्रोन लाइन पोजीशन देने के लिए बोला जाता है आईसीयू में प्रोन पोजीशन देने को, लेकिन हमें प्रोन पोजीशन इसीलिए नहीं देना है एकदम से क्योंकि उसका कुछ इल इफेक्ट भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि आप गए पेशेंट को प्रोन में लिटा दिए हो गया आपका काम, आपको देखना है, अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा वो पेशेंट, आपको 10 मिनट तक सिर्फ पेशेंट का मॉनिटर को देखना है अगर आप अक्यूट में गए हैं तो, कि क्या मॉनिटर में फ्लक्चुएशन हो रहा है, क्या ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है। ऑक्सीजन सैचुरेशन का आप कोई भी पोजीशन चेंज करोगे तो वो गिरता है, उसका कोई टेंशन नहीं, हार्ट रेट भी फ्लक्चुएट होगा, उसका भी कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर वो कॉन्स्टेंटली अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट का गिर रहा है तो आपको तुरंत उस पोजीशन जो पेशेंट है उसके पोजीशन को प्रोन लाइन यानी पेट के बल से हटाकर उसे साइड लाइन या फिर सुपाइन मतलब सीधा सुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज जो भी हम पोजीशन देते हैं उसको अंडर ऑब्जर्वेशन देते हैं। अगर पेशेंट को हम घर में भी पोजीशन दे रहे हैं तो आप सैचुरेशन प्रोब लगा के रखें, पेशेंट को उस पोजीशन में डालें, सैचुरेशन प्रोब में उसका ऑक्सीजन लेवल और उसका पल्स रेट को देखते रहिए। अगर लग रहा है कि नहीं दिस इज नॉट द राइट पोजीशन, उस पेशेंट के लिए पोजीशन सही नहीं है तो बिल्कुल मत लीजिए। तो कार के हिसाब से हम 4 पोजीशन को देखते हैं, जैसे कि पहला है लाइंग ऑन द बेली, नेक्स्ट है लाइंग ऑन द राइट साइड यानी सीधे हाथ की तरफ करवट लेकर सोना, फिर सीधा पेशेंट को हाफ लाइन पोजीशन में बैठाना। ये जो फिगर देख रहे हैं आप, फिगर 3, इसमें एक्चुअली पेशेंट बैक सपोर्टेड है, या तो उसका जो भी बेड है उसका जो हेड एंड है उसको आप रेस कर दीजिए और पेशेंट को टिका कर बैठाइए, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो 3-4 तकिया को रख कर पेशेंट को टिका कर बैठाना है। नेक्स्ट होता है लाइंग ऑन दी लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट साइड की तरफ करवट लेके पेशेंट सोएगा। तो पेशेंट खुद से, ये क्योंकि कोविड अवेक रिपोजिशनिंग यानी अवेक पेशेंट में हम कराते हैं, जो पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस पेशेंट में हम नहीं कराते हैं। ठीक है, तो जो ये पेशेंट जो है वो स्वयं खुद से करता है कि वो थोड़ी देर के लिए प्रोन में लेट गया पेट के बल, फिर थोड़ी देर में वो राइट साइड में चेंज किया, फिर वो बैठ उठ के बैठा, फिर वो लेफ्ट साइड में किया। इस तरीके से पेशेंट खुद कर सकता है, और ये पोजीशन आइडियली 30 मिनट्स से लेकर 2 आवर्स तक उसे मेंटेन करना है, यानी 30 मिनट से 2 घंटा तक उसे इस पोजीशन को मेंटेन करना पड़ता है। बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, जैसे कि मैंने बताया पेशेंट अगर नहीं कर पा रहा है तो 2 घंटा तक आप पेशेंट को पोजीशन में नहीं रखेंगे। मिनिमम 30 मिनट्स अगर पेशेंट टॉलरेट कर रहा है तो वेल एंड गुड, तो मिनिमम 30 मिनट्स तक हम रख सकते हैं, और अगर उससे भी कम रख रहे हैं तो भी नो इश्यूज, क्योंकि जैसे आप पोजीशन चेंज करते हो सिक्रीशंस जो है वो मोबिलाइज होता है, एरेशन इंप्रूव होती है, तो ये पेशेंट के लिए फ्रूटफुल ही होगा। लेकिन पोजीशन देने से पहले जो मैंने बताया उन बातों का आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम पेशेंट्स को बताते हैं, पर्टिकुलरली जो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो हम जो भी ब्रेथलेस वाले पेशेंट है जिन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है हम उन पेशेंट्स को बोलते हैं। तो पहले हम इसके लिए कैसे करते हैं कि एक हाथ हम बोलते हैं आप छाती में रखिए और दूसरा हाथ हम बोलते हैं कि पेट में रखिए, लंबी सांस लेना है, बहुत जल्दी सांस नहीं लेना है, पोजीशन को बहुत रिलैक्स्ड रखवाइएगा। अगर पेशेंट सो कर रहे हैं तो भी चलेगा, बस जो उनके घुटने हैं वो मुड़े हुए रहना चाहिए, मतलब जो नीज रहती है वो बेंड रहना चाहिए। आप चाहे तो एक तकिया नी के नीचे लगा दे ताकि वो मुड़ी हुई रहे, वो बेंड रहे, फ्लेक्स्ड रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग पोजीशन देने के बाद या सिटिंग में करा रहे तो एकदम रिलैक्स पोजीशन रहना चाहिए, कुर्सी में पूरा टिका हुआ रहना चाहिए, ये एकदम उठा हुआ नहीं होना चाहिए। एक हाथ हम छाती में रखवाते हैं, एक हाथ हम पेट में रखवाते हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं एक्सरसाइज डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। जी मैम दिखा दे रहा जी, तो एक हाथ हम हाथ में चेस्ट में रखे और एक हाथ हम पेट में रखे, एंड हम नाक से सांस लेने बोलते हैं पेशेंट को और मुंह से छोड़ने बोलते हैं। इस तरीके से इट शुड बी वेरी जेंटल, बहुत धीरे धीरे, बहुत लंबी ऐसे नहीं करना है,
ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बिल्कुल नहीं है, इससे तो पेशेंट और ब्रेथलेस हो जाएगा, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा। तो इट शुड बी वेरी जेंटल, बहुत काम तरीके से करना है, इसलिए हम इसे रिलैक्स्ड डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं इसे। दिस इज द वे कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग हम किस तरीके से करवा सकते हैं। इसका एक और फंक्शन ये होता है, सबसे पहले तो ये आपके लंग में वेंटिलेशन तो इम्प्रूव करता ही है, बहुत अच्छे से एयर जाता है पेरिफेरी में, पर्टिकुलरली जहाँ एल्वेओलाई जो है वो पूरे कोलैप्स पड़े हुए, सारे सिकुड़े पड़े हुए हैं। दूसरा ये एक अच्छी चीज इसके बारे में ये है कि ये कामनेस देता है बॉडी को, मतलब एक प्रकार से जो एंजाइटी होती है ना हमारी, उसको कम करता है, जो हमारे मन में टेंशन है, डर है, उसको कम करता है। तो एक कामनेस के लिए भी है रिलैक्स्ड डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। दूसरी हम बोलते हैं पर्स स्लीप ब्रीदिंग। पर्स स्लीप ब्रीदिंग जो रहती है वो भी हम नाक से सांस लेने बोलते हैं, मुंह से छोड़ने बोलते हैं। और मुंह से आप छोड़ रहे हो इस तरीके से जैसे कि आप सीटी बजाने जा रहे हैं, जो विसल ब्लो करते हैं हम लोग, तो जिस तरीके से हम मुंह बनाते हैं ओ शेप का, उसी तरीके से हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको ओ बनाना है मुंह से, और फिर आपको अपनी सांस को बाहर की ओर छोड़ना है एंड बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। तो ये पर्स्ड लिप ब्रीदिंग भी जो ब्रेथलेस वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए ही बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे एयर को मतलब अंदर एंटर करवाते हैं, और बहुत धीरे धीरे, क्योंकि हम ग्रेजुअली उसको रिलीज कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, तो हमारा जो लंग है वो ज्यादा समय तक एयर से भरा हुआ रहता है। तो जो भी कोलैप्स्ड सेगमेंट पड़े हुए, सिकुड़े हुए सेगमेंट पड़े हुए हैं, उसमें अच्छे से हवा भर पाती है। तो इसलिए हम लोग पर्स स्लीप ब्रीदिंग जो है हर एक पेशेंट को करने को बोलते हैं, कोविड वाले पेशेंट्स को। आप चाहे तो इसमें होल्ड करने भी बोल सकते हैं, लाइक आप सांस लीजिए, 3 सेकंड तक होल्ड करिए, फिर मुंह से छोड़िए इस तरीके से। 3 सेकंड होल्ड करके, इंस्पिरेटरी होल्ड बोलते हैं इसको अपन, वो करके पेशेंट जो है वो बाहर एयर को रिलीज करता है थ्रू पर्स्ड लिप, मतलब जैसे हमने देखा ओ शेप का। नेक्स्ट होता है सेगमेंटल एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस। सेगमेंटल एक्सपेंशन एक्सरसाइज उन पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है जिनका हमने ब्रेथ साउंड सुना और हमें पता चल गया कि इस पर्टिकुलर लोब के इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हवा नहीं जा रही है, या वो पार्ट कोलैप्स पड़ा है, जो कि हम लोगों को सीटी स्कैन से भी दिख जाता है और एक्सरे में भी दिखता है। तो हम जानते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्ट में नहीं है, तो हम सेगमेंटल जो है एक पर्टिकुलर सेगमेंट वाइज हम पेशेंट को करवा सकते हैं। जैसे अगर पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट ऑफ लोअर लोब है तो वो इस एरिया में रहता है हमारे, हम इधर में हाथ रखाएंगे पेशेंट के, या पेशेंट खुद करेगा या फिजियोथेरेपिस्ट करवाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने पेशेंट को किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज या टेक्निक करवा रहे हैं तो आपको पीछे से करवाना है, मतलब पेशेंट के सामने आपको नहीं खड़े होना है, आपको पेशेंट के पीछे खड़े होना है। बाय, क्योंकि पेशेंट इस मैन्यूवर या इस टेक्निक के टाइम में खांस भी सकता है, और अगर वो खांसा है तो देयर विल बी ड्रॉपलेट जो है वो रिलीज होगा एयर में, और अगर आप सामने में है तो आप इन्फेक्शन आपको इसमें भी आ सकता है। इसीलिए इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज करा रहे हैं वो से पीछे से ही पेशेंट को करवाना है, या एक जो सोशल डिस्टेंस का जो क्राइटेरिया है उसको मेंटेन करते हुए ही हमें कुछ एक्सरसाइज अगर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो उसका ध्यान रखना है। तो पीछे आप खड़े होंगे जैसे कि आप फिगर 1 में देख पा रहे हैं, या स्वयं पेशेंट जो है वो इस तरीके से रखा। अगर मैं पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट की बात कर रही हूँ लोअर लोब में, फिर मैं रिलैक्स पोजीशन में ही है, पेशेंट सांस ले रहा है, तो जब वो सांस ले रहा है तो उसको हल्का सा प्रेस करना है अपने चेस्ट वॉल में, मतलब ये एक टेक्टाइल क्या बोलते हैं स्टिमुलस या क्यू देता है। यानी आप टच कर रहे हो, वो चमड़ी में जो आपका टच है वो पेशेंट को फील होना चाहिए, तो पेशेंट कॉन्सेंट्रेट करेगा कि भाई मुझे जो सांस लेना है वो उसी एरिया में डालना है, जो मेरी सांस जा रही है वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में ही मुझे पहुंचाना है। तो इस तरीके से आप टेक्टाइल क्यू देते हैं पेशेंट को। तो इस तरीके से आपने रखा या पेशेंट ने रखा, सांस लिया, थोड़ा सा स्ट्रेच किया, देन आपने सांस छोड़ा, रिलीज, आपने हाथ को ढीला छोड़ दिया। तो पूरे टाइम कोशिश यही करना है, नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। चेस्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज जो रहती है वो हम लोग इसीलिए इस पेशेंट में कराते हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बात किया था, दिस इज अ रिस्ट्रिक्टिव लंग कंडीशन।
तो निमोनिया होता है पेशेंट्स को, कोविड-19 वाले पेशेंट्स में जो बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में रहते हैं। तो निमोनिया हुआ तो वो एक रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज रहता है, क्योंकि पूरा जो एल्वेलाइज है या लंग टिश्यूज फाइब्रोस्ड हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, जिस वजह से पेशेंट को दिक्कत आती है। तो इसलिए हम लोग को चेस्ट मोबिलिटी एक्सरसाइज करवाना पड़ता है, जो कि आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ ही चलता है, मतलब वो सिंक्रोनाइज रहता है। आपको साथ ही साथ ब्रीदिंग भी करना और साथ ही साथ आपको मोबिलिटी एक्सरसाइज भी करना है। मैं एक एक्सरसाइज आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके बता देती हूँ। जैसे कि हम पेशेंट को रिलैक्स्ड बैठाएंगे, पेशेंट को बोलेंगे सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाइए साइड से, और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाइए साइड से, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में पेशेंट के लिए बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी बोलते हैं। तो जब सांस ले रहा है तो ऊपर ले जा रहा है हाथ को, और जब सांस छोड़ रहा है मुंह से तो वो नीचे ला रहा है, लाइक दिस। तो जब सांस ले रहा है ऊपर, सांस छोड़ा। वैसे ही हमने ये देखा, जब वो एल्बोज को जॉइंट कर रहा है तो सांस छोड़ना है, और जब एल्बो को पीछे ले जा रहा है तो सांस लेना है, इस तरीके से। पेशेंट चाहे तो आईज को क्लोज रख सकते हैं फॉर एक रिलैक्सेशन उसके लिए। नेक्स्ट है बॉटल बबल पेप एक्सरसाइज। पेप एक्सरसाइज इज पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर। ये इस तरीके की आप बॉटल ले पाएंगे। होप मेरा वीडियो आप लोग को दिख रहा है। हाँ मैम, जी दिख रहे हैं। यस मैम। इस तरीके से एक बॉटल लेंगे जिसे आप हाफ पानी से भर के रखेंगे, एक स्ट्रॉ लेंगे, स्ट्रॉ को इसमें डालना है और आपको ब्लो आउट करना है एक बबल बनाने के लिए, जो कि यूजुअली जो बच्चे होते हैं वो बहुत इसको एंजॉय करते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बच्चों के लिए भी, क्योंकि अभी हम जान रहे हैं कि थर्ड वेव नियर ही है और थर्ड वेव कभी भी आ सकती है। बहुत सारे प्रदेशों को तो ये अभी दिख रहा है वहाँ पे केसेस, तो मे बी वो फिर से कहीं पैन इंडिया आ गया। तो इसलिए हमें अभी से प्रिपेयर रहना और हमारे घर के बच्चों को भी प्रिपेयर करना है पहले से। तो जो बॉटल बबल पेप एक्सरसाइज है वो आप अपने घर के बच्चों को भी दे सकते हैं, भले उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी, बिकॉज ये जो है वो उनके लंग्स की एक्सरसाइज है और ये बच्चे जो है वो एंजॉय भी करते हैं। तो बस पानी भरा हुआ रहना चाहिए, बॉटल पूरा भर के नहीं रखना है। लंबी सांस लेना है, नाक से स्ट्रॉ से बाहर फूकना है। तो जब आप बाहर फूकते हैं तो वो बबल्स बनते हैं बॉटल में, तो वो एक पेप एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज उन पेशेंट लोग के लिए भी बहुत अच्छी जिनके छाती में बलगम भरा हुआ है, मतलब लंग्स में सिक्रीशन है। तो आपने जब ऑस्कल्टेट किया, आपको क्रेपिटेशन सुनाई दे रहा था, तब आपने जज कर लिया कि भाई इस पेशेंट को सिक्रीशन है, लंग्स में बलगम भरा हुआ है। पेशेंट भी बताएगा मेरे को बहुत बलगम रहता है पर मैं निकाल नहीं पाता हूँ। उस कंडीशन में आप अपने पेशेंट को ये एडवाइस कर सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव एंड एक्सपीरेटरी प्रेशर, मतलब जब आप सांस ले रहे हैं तो आपकी जो एल्विलाई वो सिकुड़ने के लिए करती है, तो पूरा सिकुड़ने नहीं देती है। यहाँ पे पीछे की ओर हवा भरी हुई रहती है, जो कि वहां का बलगम को धक्का देती है और वो सामने हमारे जो प्राइमरी एयरवे जो है, मेन ब्रोंकस जो है वहां पे आता है, जिसे हम निकाल पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है उन पेशेंट के लिए फॉर रिमूवल ऑफ सिक्रीशन। नेक्स्ट होता है इंसेंटिव रेस्पिरोमीटर। ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो 3 बॉल्स रहती है, विजुअल फीडबैक रहता है क्योंकि पेशेंट देख पाता है। पेशेंट को वो जो पाइप देख रहे हैं आप, उसे मुंह में रखना है, मुंह को पूरा सील करना है उस पाइप के अराउंड। एंड हम पेशेंट को बोलते हैं कि जो बॉल वाला जो पार्ट है उसको नीचे ना रखे ना ऊपर रखे, वो एकदम मुंह की सिधाई में रहना चाहिए, जस्ट इन फ्रंट ऑफ द माउथ। उसे मुंह में रखना है एकदम सिधाई में एंड लंबी सांस लेना है। तो जब लंबी सांस लेगा तो वो बॉल उठेगी। कई पेशेंट्स बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में कोशिश करते हैं कि तीनों बॉल एक साथ उठा देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है पेशेंट को। पेशेंट को आपको बताना, आप लंबी गहरी सांस लीजिए और जितनी बॉल उठ रही है आपको उतना ही उठाना है। 1 बॉल तो 1 उठाइए, 2 बॉल तो 2 उठाइए, लेकिन बॉल उठा के एकदम से रिलीज नहीं करना है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो गिरता है, तो एकदम से ना रिलीज करके थोड़ी देर ऊपर रोकिए एंड देन फिर नीचे ग्रेजुअली रिलीज करिए सांस। तो इस तरीके से हमें करवाना है। लास्ट होता है एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक, जिसमें कि 3 फेज है। ब्रेथ कंट्रोल, जो हमने ऑलरेडी देखा कैसे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में हम करवा रहे थे रिलैक्स्ड ब्रीदिंग, वैसे ही करवाते हैं। थोरेसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज भी, जो हमने सेगमेंटल एक्सरसाइज की बात किया था, उसमें उसको कराया जाता है। ये बेसिकली साइकिल है। एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक जो है वो
सिक्रीशन रिमूव करने के लिए, मतलब बलगम वाले पेशेंट के लिए होता है ये वाली टेक्निक। और उसके बाद आता है हफिंग या फोर्स्ड एक्सपिरेटरी टेक्निक। तो हफिंग और कफिंग ये दो टेक्निक होती है जो हमारे सिक्रीशंस को निकालती है लंग से, बलगम को लंग से बाहर फेंकने में मदद करती है। तो जो कफिंग होती है वो क्लोज्ड ग्लॉटिस से होता है, मतलब कफिंग जब हम पेशेंट को कराते हैं तो एक चांस होता है कि उनका ब्रोंकोस्पैज्म होने का खतरा बढ़ा रहता है। मान लो अस्थमा कोई पेशेंट है, ब्रोंकाइटिस का हम जान रहे हैं और वो कोविड से निकल गया है, अभी नेगेटिव है, लेकिन कोमॉर्बिडिटी है उसको अस्थमा या ब्रोंकाइटिस का, और मैं पेशेंट को अगर कफिंग करा रही हूँ तो वो क्या होगा, ऑलरेडी ब्रोंकोस्पैज्म है उसकी बीमारी की और मैं ब्रोंकोस्पैज्म को बढ़ा रही हूँ पेशेंट का, तो वो क्या होगा, डिस्निक होएगा ही। तो ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए मुझे क्या कराना है ऐसे पेशेंट के लिए हफिंग, और बेस्ट आइडल चीज ना हफिंग ही होती, चाहे वो कोई भी पेशेंट हो। तो हम हफिंग के लिए जाएंगे और हफिंग पेशेंट को किस तरीके से बोलेंगे, मीडियम वॉल्यूम हफिंग होती है और एक हाई वॉल्यूम हफिंग होती है। तो हम मीडियम वॉल्यूम में क्या कराते हैं, जब मैं आप लोग को डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ, मीडियम वॉल्यूम में हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप लंबी सांस लीजिए नाक से और आपको मुंह से छोड़ना है। इस तरीके से आपको सोचना है कि आपके सामने एक आईना रखा है और उस आईना में आपको भाप बनाना है। तो चाहे तो आप पेशेंट को एक छोटा आईना बोले कि वो कैरी करे हमेशा अपने साथ और वो आईने में ही करे वो वाली एक्सरसाइज। तो उसे इस तरीके से मुंह से हवा छोड़ना है कि भाप बने आईने में। तो स्लो, धीरे से, तो मुंह खोल के, पूरा मुंह वाइड खोल रहा है वो। एक्सरसाइज में हम पर्स लिप करवा रहे थे, लेकिन हफिंग में हम क्या करा रहे हैं, मुंह को अच्छे बड़े से वाइड ओपन होना चाहिए एंड देन एक्सपेल करिए, हवा को बाहर छोड़िए, बट ऐसा करना है कि ये भाप बने आपके मिरर में। तो इस तरीके से स्लो, दिस इज हफिंग। और ये मीडियम वॉल्यूम हफिंग होता है जो कि सिक्रीशन को, जो बहुत पेरिफेरी है, मतलब एल्विलाई के एरिया में अगर कोई बलगम है उसको वो मूव करता है टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। और एक होता है हाई लंग हफिंग। हाई लंग हफिंग जो है वो सेंटर में जो बलगम आ गया उसको ऊपर यहाँ पे थ्रोट तक आपको लेकर आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक इरिटेशन या कफ महसूस होगा जब ये आप एक्सरसाइज करेंगे। तो हाई लंग वॉल्यूम जब हम जाएंगे पेशेंट को तो हम कैसे बोलेंगे, अब आप सेम एक्सरसाइज करें लेकिन आप धीरे ग्रेजुअली, आपको एयर को रिलीज नहीं करना, अब आपको जोर से रिलीज करना है, लाइक दिस। आप समझ पा रहे हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, लाइक दिस। तो दिस इज हाई वॉल्यूम हफिंग। तो ये दो हफिंग का टेक्निक होता है जो हम पेशेंट्स को करवाते हैं फॉर सिक्रीशन के रिमूवल के लिए, बलगम को हटाने के लिए। हर एक कंपोनेंट को भी हम इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं या ये एक पूरे साइकिल को भी यूज कर सकते हैं, और ये पूरा 10 मिनट का प्रोटोकॉल रहता है जब पेशेंट को हम करवाते हैं। कई बार कई जगह परकशन या वाइब्रेशन भी किया जाता है, पर हम घर के लिए नहीं बोलते बिकॉज वो सुपरविजन में ही होना चाहिए पेशेंट के, फिजियोथेरेपिस्ट के। इसलिए हम पेशेंट को अगर होम एक्सरसाइज बता रहे तो हम इतना तक बताएंगे, और अगर परकशन और वाइब्रेशन बता रहे तो उससे बहुत ज्यादा सुपरवाइज्ड टेक्निक के लिए हमें पेशेंट को अपने क्लिनिक या जो भी आपका सेंटर है उसमें बताना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग जो है वो हम अब पूरा हमने देख लिया, लास्ट में हम स्ट्रेंथनिंग करते हैं। रेस्पिरेटरी मसल्स की भी फटीग होगी, वो भी तो थक जा रहे हैं, वो भी वीक हो रहे हैं, इसलिए उनकी स्ट्रेंथनिंग करना जरूरी है। और बहुत सारे डिवाइसेस कमर्शियली अवेलेबल है मार्केट में जो कि आप यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए। लेकिन अगर नहीं है तो हम सिंपल पेशेंट को बोलते हैं कि आप एक फुग्गा जो बलून होता है वो रखिए और उससे एक्सरसाइज करिए, आप उसको फुलाइए, क्योंकि हमने देखा है कि जब हम फुग्गे को फुलाते हैं तो हमको बहुत ज्यादा ताकत लगती है, उससे ही तो हमारा एंडोरेंस का पता चलता है कि हमारे रेस्पिरेटरी एंडोरेंस कैसा है। तो हम बोलते हैं आप फुग्गे को फुलाइए, तो वो दे सकते हैं, या फिर एक रेस्पिरेटरी ब्लैडर ब्रीदर करके भी एक इक्विपमेंट बाजार में कमर्शियली अवेलेबल रहता है जो कि ब्लैडर की तरह दिखता है, उसको भी फुला सकते हैं, उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है। पेशेंट के लिए जरूरी नहीं है ये खरीदना, आप अपने बैलून से भी करवा सकते हैं अगर होम एक्सरसाइज के लिए हम जा रहे हैं। तो एरोबिक एक्सरसाइजेस जो है ऑब्वियसली वो रेस्पिरेटरी फंक्शन को इम्प्रूव करेगा ही। अब हम देखते हैं फिजिकल एंड्योरेंस को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फिजिकल एंड्योरेंस
और रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस दोनों ही हम एरोबिक एक्सरसाइज के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि एरोबिक एक्सरसाइज जब हम कराते हैं तो रेस्पिरेटरी फंक्शंस कैसे इंप्रूव होता है। वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉज करता है हमारे लंग्स में, उसको रोकता है, उसके रिलीज को रोकता है, क्योंकि वो एक एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट वो इम्यून सिस्टम जो है उसको बढ़ाता है, जो कि इनडायरेक्टली रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स को या जो भी कंकमिटेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, निमोनिया, एआरडीएस, उसमें पेशेंट्स को उसको काम करने में मदद करता है। और साथ ही साथ वो पेशेंट को जो भी कफ की प्रॉब्लम है वो भी पेशेंट को अगर हो रही है तो फिर उसमें भी उसकी मदद करता है। जस्ट अ सेकंड। Is this slide visible? आप देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। अब हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम को किस तरीके से बूस्ट अप करता है एरोबिक एक्सरसाइज। जब हम एरोबिक एक्सरसाइज कराते हैं तो जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स है या मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल्स है, उसके नंबर्स बढ़ते हैं, जो कि एक इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हमें प्रोड्यूस करता है। दूसरा, इम्यूनोग्लोबुलिन ए और इम्यूनोग्लोबुलिन जी को भी की भी जो नंबर्स है उसको बढ़ाता है। साथ ही साथ ये एंजाइटी और डिप्रेशन को भी कम करता है। हेल्पर टी सेल्स बी और हेल्पर टी सेल्स सी के बीच में एक बैलेंस होता है बॉडी में। अगर वो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो पेशेंट को एंजाइटी की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। अगर इस बैलेंस को हम मेंटेन कर लिए तो उनका एंजाइटी और डिप्रेशन कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो ये भी हमारे एरोबिक एक्सरसाइज से इसमें भी हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। और साथ ही साथ वो जब पेशेंट इनिशियल लेवल में एरोबिक एक्सरसाइज के लिए जाता है तो जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है उसको बहुत तेजी से बढ़ाता है बॉडी में एक्सरसाइज। और ग्रेजुअली जब पेशेंट सस्टेन करता रहता है, वो एक्सरसाइज रोज कर रहा है, सस्टेन कर रहा है एक्सरसाइज, तो वो जो रेस्ट सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो एकदम से गिरता है। गिरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो रेस्ट नहीं रख सकते, क्योंकि हमने देखा सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो कोविड-19 पेशेंट्स में रेस्ट मिल रहा है, एंड दैट इज वो तो एक मार्कर है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। उससे ही हमें पता चल रहा है कि भाई इसके लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो चुका है, लंग्स जो है वो इन्वॉल्व हो चुका है। तो दिस नीड्स टू बी लाइक, इसको ध्यान में देना जरूरी है। तो इनिशियल फेज में वो सी रिएक्टिव प्रोटीन को बढ़ाएगा एंड देन उसको लोअर करेगा, ताकि फर्दर जो डैमेज हो रहा है लंग में वो ना हो और वो रुक सके। माइल्ड टू मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज जो है वो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, किसी भी कोविड के फेज के जो भी पेशेंट है, क्योंकि अगर हम हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लिए जाते हैं तो स्टडीज में देखा गया है कि जब भी पेशेंट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में गया है तो वो स्ट्रेस की वजह से उसका इम्यून सप्रेशन हुआ है। तो स्ट्रेस हुआ बॉडी में, अगर हाई इंटेंसिटी में हम पेशेंट को एरोबिक एक्सरसाइज या कोई भी एक्सरसाइज करा रहे हैं, रेजिस्टेड एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी नहीं कराना है कोविड पेशेंट्स को, तो हम करा रहे हैं तो वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होगा जिसके वजह से इम्यूनिटी जो है उसकी सप्रेस होगी, इसलिए आइडल जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट होता है। साइकिल, अर्गोमीटर, वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग बहुत आइडल है जो आप अपने पेशेंट्स को घर में करने के लिए बोल सकते हैं। 5 मिनट से वो स्टार्ट करेगा एंड देन ग्रेजुअली उनके प्रोग्रेस को के ऊपर डिपेंड करते हुए हम इसे 15 मिनट्स तक बढ़ा सकते हैं। अगर पेशेंट अच्छे से रिस्पॉन्स कर ले रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं आ रही है 5 मिनट में, तो ग्रेजुअली 10 मिनट तक बढ़ा सकता है, फिर 15 मिनट बढ़ा सकता है। तो अपने हिसाब से टाइम जो है ड्यूरेशन वो चेंज कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ वॉकिंग, 6 मिनट वॉक टेस्ट जो हमने ऑलरेडी शुरू में डिस्कस किया कि पेशेंट का हम देखते हैं कि कितना मीटर उसने तय किया 6 मिनट वॉक टेस्ट में, वो इजीली चल पाया। जैसे ही वो जितना भी, सपोज जैसे हमने देखा है 90 मीटर चल पा रहा है, दैट मीन्स जो 90 मीटर है वो उसका क्राइटेरिया वॉकिंग डिस्टेंस का। जनरलाइज्ड लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेज जो है वो हम पेशेंट को बताते हैं। किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले हम जो जनरल प्रिंसिपल है, एक वार्म अप एक्सरसाइज, देन एक ट्रेनिंग फेस होता है एंड कूल डाउन फेस होता है, वो हमेशा ध्यान में रखते हैं।
शोल्डर श्रगिंग, एंकल टैप्स, एंकल सर्कल, नी लिफ्ट से कुछ एक्सरसाइजेस है जो बहुत पेशेंट बैठ कर सकता है और बहुत सेफली कर सकता है। एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन गाइडलाइंस जो अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए डिपेंड करता है कि जो हमने टाइम बेस्ड क्राइटेरिया ऑफ कोविड-19 देखा था उसके ऊपर कौन से फेज में पेशेंट आया है आपके पास और आपकी एक्सरसाइज का प्रिस्क्रिप्शन किस तरीके से उस पेशेंट के लिए यूजफुल होना चाहिए। अगर 3 to 6 वीक्स में आया है तो हम स्लो इंटेंसिटी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पेशेंट इज स्टिल अभी काफी उसकी बॉडी रिकवर नहीं हुई है, इसके अंदर रिकवरी होगी। तो रिकवर नहीं हुई है तो एकदम से हम हाई इंटेंसिटी में जाएंगे नहीं, तो हम स्लो इंटेंसिटी में रखेंगे। रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन 1 to 3 है अगर तो रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन जो है बॉर्ग स्केल से हम देखते हैं ये पेशेंट का ब्रेथलेसनेस कितना है, कितना उसको तकलीफ हो रही सांस लेने में, उसकी एक स्केल होती है जिसे हम बॉर्ग स्केल बोलते हैं। इस स्केल में हम देखते हैं पेशेंट को अगेन हम कैटेगराइज करते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। और अगर 1 to 3 है मतलब वो उसमें है सीवियरी कंडीशंस में अगर आ रहा है तो फिर हमें पेशेंट्स को ध्यान रखना है कि तो फिर हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट को हम लोगों को माइल्ड कंडीशन में रखना है, इन्हें 1 to 3 कंडीशन में ही रखना है जहाँ पे वो इजीली सांस ले पाए। उसके आगे अगर हम बढ़ा देंगे तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत जाएगी, उससे आगे हमें वो पॉइंट्स में जाना ही नहीं है। उसका ब्रेथलेसनेस 1 to 3 जो है माइल्ड उसमें ही रहना चाहिए। 6 to 12 वीक्स में हम इस इंटेंसिटी को हल्का सा बढ़ा के जो रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन उसको 2 to 4 तक ले जा सकते हैं, मतलब 2 से 4 रेंज तक अगर उसका ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम आ भी रही है तो वो हमारे लिए ठीक है, वो क्राइटेरिया हमारा। इसके बियॉन्ड हम पेशेंट को ब्रेथलेस नहीं बना सकते, इसलिए इंटेंसिटी हमें कम ही रखनी पड़ेगी। 12 to 36 वीक्स में अगेन हम 2 to 4 तक लेके जा रहे हैं और इसमें हम पेशेंट का असेसमेंट करके फंक्शनल असेसमेंट वगैरह करके हम पेशेंट का इंटेंसिटी को प्लान कर सकते हैं। मोर देन 36 वीक्स में हम थोड़ा सा हायर साइड में जा सकते हैं, 4 to 5 पॉइंट्स में जा सकते हैं ऑन बॉर्ग स्केल में। फ्रीक्वेंसी 3 to 6 वीक्स में हम डेली करवा रहे हैं क्योंकि वो स्लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, इसलिए पेशेंट डेली कर सकता है। 6 to 12 वीक्स में पेशेंट को डेली या फिर 5 times अ वीक करवाएंगे। 12 to 36 वीक्स में भी पेशेंट अगर चाहे तो डेली कर सकता है, अदरवाइज थ्राइस अ वीक कर सकता है। और इस स्टेज में हम रेजिस्टेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज को भी डालते हैं। तो जो रेजिस्टेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है वो यूजुअली हम अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों की देखते हैं और हम ग्रुप एक्सरसाइज डालने की कोशिश करते हैं, मतलब कि मल्टी जॉइंट मसल्स इन्वॉल्व होनी चाहिए, इसलिए मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज हमेशा एक हमारा क्राइटेरिया रहता है कि हमें इसी उसमें पेशेंट्स को एक्सरसाइज करवानी है। और पेशेंट जो है वो मैक्सिमल हार्ट रेट जो हम लोग निकालते हैं HR मैक्स जो 220 - 8 से आप निकालोगे उस पेशेंट का, उसका 40% तक ही आप जा सकते हैं। तो 40% ऑफ मैक्सिमल हार्ट रेट आपका इंटेंसिटी क्राइटेरिया रहेगा 12 to 36 वीक्स में जब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं पहली बार पेशेंट के लिए रेजिस्टेड एक्सरसाइज। और जब हम एरोबिक एक्सरसाइज की बात करते हैं तो एरोबिक एक्सरसाइजेज जो रहती है वो यूजुअली HR मैक्स वाला जो था दैट इज फॉर एरोबिक एक्सरसाइज जो कि 40% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट के लिए रहता है। और जब हम रेजिस्टेड एक्सरसाइज के लिए जाते हैं तो हम पेशेंट का 1 RM निकलवाते हैं। अगर हम कुछ वेट से करवा रहे हैं, सपोज हम डंबल से पेशेंट को एक्सरसाइज करवा रहे हैं, तो हम उस पर्टिकुलर डंबल को पेशेंट को बोलते हैं कि एक बार उठा के देखिए कितने बार उठा पा रहा है। अगर एक बार उठा रहा है दैट इज 1 RM, 1 रिपीटिशन मैक्सिमम। 2 बार उठा रहा है तो 2 रिपीटिशन मैक्सिमम। सपोज कोई एक डंबल है, पेशेंट ने 1 kg का डंबल अगर उठा लिया एक बार में तो वो हुआ उसका 1 RM, एक बार में वो 1 RM है। उसका 30% होना चाहिए जो भी आप पेशेंट को एक्सरसाइज करवाने के लिए डंबल देंगे। तो 30% ऑफ 1 RM यानी 30% ऑफ 1 kg जो होता है वो यूजुअली 300 ग्राम्स के अराउंड आएगा। तो 300 ग्राम का जो भी डंबल है, या फिर आप घर में बोल दीजिए कि जो पानी की बोतल होती है 500 ml वाली पानी की बोतल, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज। एंड उससे आप ग्रेजुअली स्टार्ट करिए और आप एक्सरसाइज जो है पेशेंट्स को सिखाकर भेजते हैं एज अ होम एक्सरसाइज प्रोग्राम। मोर देन 36 वीक्स में अगेन एरोबिक एक्सरसाइज डेली या थ्राइस अ वीक कर सकते हैं और रेजिस्टेड एक्सरसाइज भी हम 2 to 3 times अ वीक ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इंटेंसिटी पहले ही बता दिया।
ड्यूरेशन अगर हम बात करेंगे 3 to 6 वीक्स में, तो यूजुअली 15 से 20 मिनट्स तक ही रहना चाहिए। 6 to 12 वीक्स में वो 30 मिनट तक हम बढ़ा सकते हैं। 12 to 36 मिनट्स में 45 मिनट्स तक जा सकता है, और उसके बाद हम 60 मिनट्स तक एक्सरसाइज करवा सकते हैं। तो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो लाइक सिंपल एक्सरसाइज, वॉकिंग एक्सरसाइज, सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज, स्टेयर क्लाइंबिंग एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज है जो हम लोग इनिशियल फेज में करवा सकते हैं। 6 to 12 वीक्स की जब हम बात करते हैं तो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सरसाइज तो आप करवाएंगे, हाथ की और पैरों की जो भी जनरल एक्सरसाइज, जो मोबिलिटी एक्सरसाइज है वो तो आप बोलेंगे, वॉकिंग पेशेंट को बोलेंगे। साथ ही साथ ट्रेडमिल है, साइकिल एर्गोमीटर है पेशेंट, वो उसमें आ सकते हैं। रेजिस्टेड एक्सरसाइज हम लोग करवा सकते हैं, जैसे कि वॉल पुशअप्स हम लोग करवा सकते हैं। अगर हम वेट बेयरिंग एक्सरसाइज की बात कराते हैं तो हम लोग वॉल पुशअप करवा सकते हैं, या फिर लंजेस करवा सकते हैं, वॉल स्क्वाट्स करवा सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज हम लोग 12 to 36 वीक्स एंड मोर देन 36 वीक्स के लिए जा सकते हैं। और रिपीटेशंस होना चाहिए 10 to 12 रिपीटेशंस, और इन 1 to 3 सेट्स। और ये भी देखा गया कि हमेशा लो इंटेंसिटी विथ लो रिपीटेशन एक्सरसाइज ही होना चाहिए। यूजुअली हमारा प्रिंसिपल बोलता है जब हम इंटेंसिटी कम करते हैं तो रिपीटेशन बढ़ा देते हैं, और जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो रिपीटेशन कम कर देते हैं। लेकिन ये वाला प्रिंसिपल हमारे कोविड में हम यूज नहीं करते हैं। इट शुड बी लो इंटेंसिटी या लो लोड विथ लो रिपीटेशन या लेस रिपीटेशन। तो जो लो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वही हम पेशेंट के लिए चूज करते हैं, ताकि अगर हम हाई इंटेंसिटी में चले जाएंगे तो उसका डिटेरियोरेटिंग इफेक्ट होता है इम्यून सिस्टम में, और पेशेंट का इम्यून सिस्टम वैसे ही उस समय बहुत क्रिटिकल कंडीशन में रहता है, थोड़ा सा खराब रहता है। तो इसलिए हमें इस इम्यून सिस्टम को टाइम देना है रिकवर होने के लिए, इसलिए हम उसे बहुत ज्यादा एक्सर्ट नहीं कर सकते। दिस इज देन फॉलोड बाय द कूल डाउन फेज व्हिच इज द स्ट्रेच बैक। सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यूजुअली आप कराते हैं, जैसे थाई मसल की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बैक और फ्रंट की, फिर साइड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बॉडी की, शोल्डर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये सारे आप कूल डाउन फेज में करते हैं। यूजुअली 5 मिनट्स के लिए हम कूल डाउन फेज करवाते हैं। तो ये एक्सरसाइज करवाते टाइम हमें ये ध्यान देना है कि अगर पेशेंट डिसैचुरेशन हो रहा है या एक्टिविटी इंड्यूस डिसैचुरेशन की प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो माइल्ड केस में 95% से नीचे नहीं जाना चाहिए, और मॉडरेट और सीवियर केस में 88% से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि माइल्ड केस में 95 से नीचे जा रहा है या 88% से नीचे जा रहा है मॉडरेट और सीवियर केस में, देन इट इज अ साइन कि यू शुड स्टॉप द एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज स्टॉप करिए, पेशेंट को आपको रेस्ट करवाना है, और जो 2 सेट के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए इन टाइप के पेशेंट्स के लिए। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमने पहले ही देखा था कि जब हम हिस्ट्री ले रहे थे या स्क्रीनिंग कर रहे थे, तब हमने पूछा था कि क्या पेशेंट को ऑक्सीजन नीड रहती है या पेशेंट एक्टिविटी इंड्यूस डिसैचुरेशन से कोई ग्रसित तो नहीं है। तो अगर हम ऐसे पेशेंट को डील कर रहे हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए। अगर हम अपने सेटअप में करा रहे हैं या पेशेंट के घर में करवा रहे हैं तो उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह अवेलेबल है कि नहीं। इफ एट ऑल एक्सरसाइज के दौरान पेशेंट डिसैचुरेट हुआ तो हम ऑक्सीजन दे सके। लेकिन इससे पहले आपको उनके ट्रीटिंग डॉक्टर या फिजिशियन से कंसेंट लेना जरूरी है। आप बिना कंसेंट लिए ऑक्सीजन एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। इसलिए आपको इन टाइप के पेशेंट्स को एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार फिजिशियन से कंसेंट लेना चाहिए। टर्मिनेशन ऑफ एक्सरसाइज कब होगा? एक्सरसाइज आप कब रोकेंगे? नोजिया या फीलिंग सिक, पेशेंट को उल्टी जैसा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, तब बहुत ज्यादा चक्कर महसूस हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसकी बॉडी ठंडी हो रही है, चेस्ट में उसको टाइटनेस महसूस हो रहा है, उसका जॉइंट पेन बढ़ रहा है, या उसका हार्ट बीट इरेगुलर हो रहा है, एरिथमिया जिसे बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ भी आपको फीचर दिख रहा है, आप दिस इज द रेड सिग्नल, इसलिए इसे रेड उससे हमने ये स्लाइड में जो भी लिखा है वो रेड से ही लिखा है। दिस इज द रेड सिग्नल कि आपको अब एक्सरसाइज को टर्मिनेट कर देना है, रोक देना है। एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक आप अपने हर पेशेंट को बताएंगे, जिसमें 4 चीज 4 पीस इंपॉर्टेंट है: प्लानिंग, प्रायोरिटाइजिंग, पेस एंड पोजीशन। प्लानिंग मीन्स आप प्लान करिए क्या एक्टिविटी आपके लिए जरूरी है और किसको करना है। एक्सर्शन लेने की जरूरत नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है
एक्टिविटी उसे प्रायोरिटाइज करिए, उसे पहले करिए, और जो डिफिकल्ट टास्क है उसको पोस्टपोन करना बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उसमें एनर्जी कंजर्वेशन बहुत लगेगा। पेसिंग मतलब दो कार्य के बीच में आपको आराम, एडिक्वेट रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सब काम को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे करने में आपका एनर्जी कंजर्वेशन बढ़ेगा, आपकी थकावट बढ़ेगी, फटीग जो प्रॉब्लम है वो रहेगी। इसलिए उसको हमें ओवरकम करने के लिए, उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए हमें पेस का ध्यान रखना है कि दो कार्यों के बीच में या दो टास्क के बीच में एडिक्वेट रेस्ट होना चाहिए। और पूरी कोशिश करिए कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको अपने ब्रीदिंग से सिंक्रोनाइज करिए। मतलब सपोज अगर मैं कोई पेशेंट को बोल रही हूँ सीढ़ियाँ चढ़ रहे, या वो सीढ़ी चढ़ रहा है अपने घर में, तो पेशेंट जब पहला स्टेप रख रहा है तो उसे ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन करो, पहला स्टेप रखो, फिर ब्रीद आउट करो, दूसरा स्टेप रखो, लाइक दिस। तो वो ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए अपने एक्टिविटी को कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पेस्ड ब्रीदिंग। ठीक है, किसी भी जगह में सांस को रोकने की जरूरत नहीं है। सांस रोकेंगे तो बीपी आपका फ्लक्चुएट होगा। पोजीशन में जो भी ऑब्जेक्ट जो बहुत जरूरी है उसको अपने पास रखिए। पर्टिकुलरली जो डेस्कटॉप वर्कर होते हैं या ऑफिस वर्कर, जो मेल्स पेशेंट होते हैं खासकर, जिनको अपने टेबल में ही काम करना है, उन्हें हम ये एडवाइस देते हैं कि जो भी आपकी जरूरी चीज है उसको प्राइमरी जोन में रखिए, और जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होती जो चीज उसको सेकेंडरी जोन में रखिए। मतलब जैसे टेलीफोन हो गया, इंपॉर्टेंट फाइल्स हो गई है, लैपटॉप हो गए, उसे आप प्राइमरी जोन अपने पास रखिए, ताकि आपको बार बार ट्विस्टिंग या बार बार उठ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेने के लिए। और जो ज्यादा यूज नहीं होती है उनको आप दूर रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पोजीशन के बारे में पेशेंट को बताते हैं फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। ये सब हम बताए, लेकिन स्टॉप द स्प्रेड हम तभी कर पाएंगे जब हम हमारे पेशेंट्स को जो कोविड बिहेवियर है उसके बारे में समझा सकेंगे। तो ये तो मेरे हिसाब से सभी को पता है। थैंक यू। ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए इतना था। कोई क्वेश्चंस होगा तो आई एम रेडी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। विधिवत, विषयगत और सभी प्रतिभागियों की आवश्यकताओं और विषय की मांग को देखते हुए आपका प्रस्तुतिकरण श्रेष्ठवत। चैट बॉक्स देखने पर जितने भी हमारे चैट आए हैं उसमें 2 से 3 प्रश्न हमारे बीच हैं, उन पे आपके उत्तर हम लेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हमारे निदेशक श्री रमेश पांडे सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं मैम। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि निदेशक सर आए और आज के कार्यक्रम में प्रारंभिक समय में वो नहीं जुड़ पाए क्योंकि हमारे यहाँ सांसद साहब आ गए थे हमारे। तो सर आए और हमारे बीच अपना आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय श्री रमेश पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा भी चाहता हूं कि मैं शुरू में नहीं जुड़ पाया। जैसा पांडे जी ने बताया कि वीआईपी मूवमेंट था आज हमारे यहाँ, लेकिन मैं काफ़ी देर से ऑफिस में बैठा हूं और स्टाफ मेंबर के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूं, और वो लोग मोबाइल पे अपने इस वेबिनार को ऑन किए हुए हैं। और वंदना मैडम, आपका मैं वक्तव्य सुन रहा था काफ़ी देर से, दो मैं डायरेक्टली प्रोग्राम में नहीं जुड़ा हुआ था। और जिस विषय पे आप ये रेस्पिरेटरी एंड फिजिकल एंड्योरेंस पे पोस्ट कोविड जिस विषय पे आप बात कर रही हो बहुत रिलेवेंट है, और जिस तरीके से आपने बात की वो मुझे लगता है कि सारे पार्टिसिपेंट्स आज बहुत अच्छे से आपकी बातों को समझे होंगे। मैं वंदना मैडम आपका अपने मंत्रालय की तरफ से, अपने विभाग, राष्ट्रीय संस्थान और अपने सीआरसी के सभी ऑफिसर्स, स्टाफ, बेनिफिशियरीज और पेरेंट्स की तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने आज के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स हमारे गणेश जी, संतोष जी, अमित जी और विकास जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पे आज आपने कार्यक्रम रखा। इस विषय पे आज के कार्यक्रम के अलावा भी अगर हम जितनी चर्चा कर सकते हैं या जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेनिफिशरीज को हम लोग इन बातों को पहुंचा सकते हैं, उन बातों को पहुंचाएं। मैं मैडम आपके रायपुर में अभी जस्ट कोविड शुरू होने से पहले ही मैं एक आकांक्षा संस्थान है उनका एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, उसमें मैं एज ए रिसोर्स पर्सन अभी बहुत हाल ही में विजिट करके आया हूँ और बहुत अच्छा शहर है। मैं आपके गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज की प्रशासन को भी बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे विषयों को चुना है जो दिव्यांग जनों तक भी पहुँच रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा,
और मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सीआरसी लखनऊ के इस तरह के एंडेवर्स जो भी हों, हम जब भी आपसे रिक्वेस्ट करें, जब भी आपके पास समय हो, आप ज़रूर हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताएं, बिकॉज हम जहाँ पे हैं हमारा डोमिनेशन रूरल एरियाज से है, हमारे ज़्यादातर पेरेंट्स बेनिफिशरीज सारे रूरल एरियाज से हैं और उन तक इस कोविड एरा में एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना एक चैलेंज है। और आप जैसे अच्छे ज्ञानी लोग जब जुड़ते हैं तो हमारी बातें, जो हमारी सर्विसेज है, उसका प्रचार प्रसार होता है और नीडी जो बेनिफिशरीज हैं, नीडी जो लोग हैं, उन तक हमारी बातें दूर दराज तक पहुंचती हैं। मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने पूरा समय दिया हमें। मैं अपने सभी स्टाफ जो इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेशन में लगे हुए हैं, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। सारे पार्टिसिपेंट्स जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, सबके प्रति आभार। और मैडम आपका फिर से स्वागत, धन्यवाद दोनों करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सादर धन्यवाद सर, आपका आशीर्वचन हमारी प्रेरणा का स्रोत है। अब मैं प्रश्नोत्तरी सेशन हेतु आमंत्रित करता हूं विकास मिश्र सर को, और धन्यवाद ज्ञापन के क्रम को भी वो पूर्ण करेंगे। मैं सभी को बता देना चाहूंगा महत्वपूर्ण दो प्रश्नों को आपके बीच रखा जा रहा है मैम, क्योंकि समय की अपनी एक सीमाएं हैं। तो मैं श्री विकास मिश्र सर से निवेदन करूंगा कि आपके समक्ष वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी के मस्तिष्क में गूंज रहे होंगे उन्हें आपके बीच रखें। श्री विकास मिश्र। थैंक यू नागेश सर। मैडम, एक क्वेश्चन आया है हमारे बीच में लक्ष्मी प्रिया मलिक जी का कि मैम, इज योगा हेल्प अस इन कोविड सिचुएशन? बिल्कुल बिल्कुल, योगा का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अभी कोविड कंडीशन में। और अगर कोई योगा टीचर है और वो अपने पेशेंट्स को देख रहे हैं या ऐसे पेशेंट की मदद कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनका योगदान जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और मैं खुद योगा को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, तो बिल्कुल है, क्योंकि योगा में भी हम लोग ब्रीदिंग और कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, इसमें बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, जो कि कोविड पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा जिसका रेलिवेंस देखने को हमें मिल रहा है। तो बिल्कुल योगा का तो इम्पोर्टेंस है। थैंक यू मैम। एक दूसरा प्रश्न हमारे बीच में है, आफ्टर क्योर COVID-19 पेशेंट, हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्ट फिजिकल एक्सरसाइज? जी, फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए एक्चुअली यही चीज है कि हम जो स्क्रीनिंग की इतनी बात किए कि हर पेशेंट में हम लोग तुरंत भी स्टार्ट नहीं करते हैं और हर पेशेंट में हम लेट भी स्टार्ट नहीं करते। तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का उस समय क्या कंडीशन है। और एकदम से आप विग्रेस एक्सरसाइज के लिए जाते भी नहीं है, आप बहुत लो इंटेंसिटी में जा रहे हैं, आप पेशेंट की एक्सरसाइज स्टार्ट भी करेंगे, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है, नहीं तो डीकंडीशनिंग में पेशेंट चले जाएगा अगर हम पेशेंट की कोई एक्सरसाइज नहीं कराए। और वो 14 दिन तक, क्योंकि डॉक्टर्स यूजुअली बेड रेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं ड्यूरिंग एक्यूट फेज में, क्योंकि बॉडी जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रेस में रहती है कि उससे बहुत ज्यादा एक रेस्ट चाहिए रिकवर होने के लिए। तो पेशेंट्स को बोलते हैं कि ज्यादा काम नहीं करना, थोड़ा सा आराम करिए, ज्यादा रेस्ट लीजिए। तो उस वजह से क्या होती है, कई बार डीकंडीशनिंग में पेशेंट चले जाते हैं। तो हमें उस चीज को भी होने से रोकना है। अगर हम एज अ फिजियोथेरेपिस्ट बात कर रहे हैं तो जो जनरल एक्सरसाइजेस होती है, जैसे कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो होती है, जो हम लोग बेड में पेशेंट को करवा सकते हैं, या कुछ सिंपल मोबिलिटी एक्सरसाइज जो है वो बेड में करवा सकते हैं, वो हमें जरूर करवाते रहना चाहिए। और अगर हम देख रहे हैं कि पेशेंट कोमॉर्बिड है, पर्टिकुलरली कार्डियक कंडीशन के साथ पेशेंट है, तो उसमें थोड़ा सा केयर लेने की जरूरत है अगर हम थोड़ा सा विग्रेस साइड में जा रहे हैं तो। और स्टडीज बोलते हैं कि हमें कम से कम 3 to 6 months रुकना चाहिए अगर पेशेंट मायोकार्डाइटिस के साथ आया है तो, क्योंकि हार्ट जो है उसको हम लोग लोड नहीं दे सकते उस टाइम। इसलिए हमें कम से कम जो मायोकार्डाइटिस जैसे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए 3 to 6 months रुकना चाहिए फॉर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ विग्रेस टाइप ऑफ एक्सरसाइज। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी कुछ प्रश्न थे, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है और मुझे लगता है कि काफी देर से मैडम हमारे बीच में हैं और काफी समय हो चुका है, तो मैं सर आप अगर मुझे इजाजत दे तो मैं चैट बॉक्स में अपना मेल आईडी डाल देती हूँ। जो भी कंटेस्टेंट्स हैं जिन्हें और कुछ क्वेरीज रहेगा तो वो मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी उनकी
जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में डाल देंगे, जिससे कि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट हैं जिनके क्वेश्चन का आंसर उन्हें यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, वो डायरेक्ट आपसे ईमेल के थ्रू अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरसी लखनऊ की पूरी टीम की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत ही कम समय में बहुत विस्तृत चर्चा की और निसंदेह आपने जो भी बताया वो बहुत इम्पोर्टेंट था हम सभी के लिए, क्योंकि हम सभी लोग कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी में इन सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जरूर ही हमें इनसे काफी कुछ हेल्प मिलेगी। आपने जो भी बताया, एक्सप्लेन किया है, उससे काफी कुछ हेल्प मिलेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको बहुत बहुत प्रणाम सीआरसी लखनऊ की टीम से। और आपसे यही आशा है कि भविष्य में भी अगर सीआरसी लखनऊ की टीम कभी भी किसी वेबिनार के लिए आपको रिक्वेस्ट करेगी तो आप हमारे साथ जरूर उपस्थित होंगी। ये हमारा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है मैम आपसे। बिल्कुल सर, ये तो मेरी मतलब मैं क्या बोलूँ, ये तो मेरी अहोभाग्य कि मुझे सीआरसी लखनऊ के साथ एक वेबिनार कंडक्ट करने का मौका मिला। और अगर फ्यूचर में भी मेरी कहीं भी किसी भी तरीके से अगर आवश्यकता रही तो मैं बिल्कुल आगे रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पीडीओ एनआईपीबीटी की डायरेक्टर महोदया आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम का, जिनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहता है। साथ में हमारे निदेशक श्री रमेश पांडे सर का, जिनके नेतृत्व में हम इस तरीके के कार्यक्रम लगातार आयोजित कर रहे हैं पिछले 2-3 महीने से। हर दिन हम कोई ना कोई आयोजन, कोई ना कोई वेबिनार, कोई ना कोई कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम या फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लगातार आयोजित कर रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में सब हो पाया है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे जितने भी आज के कोऑर्डिनेटर हैं, आदरणीय गणेश सर, संतोष सर, अमित सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम तभी सफल होता है जब एक टीम स्पिरिट हो और एक कोऑपरेशन हो, तभी ये कार्यक्रम सफल होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे आईटी एक्सपर्ट का, और साथ साथ में हमारे पार्टिसिपेंट जो लगातार हमारे साथ हमारे हर प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। और आपके द्वारा ही हमें एक मनोबल मिलता है, एक साहस मिलता है कि हम इस तरीके के कार्यक्रम आप सभी के बीच में लेकर आएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे क्षमा चाहूँगा कि हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आप कभी बोलते हैं कि इंग्लिश में हमें रिसोर्स पर्सन से जानना है, तो हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ऐसा संभव नहीं होता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में वेबिनार को आयोजित किया जा सके। तो मोस्टली जो बल्क हमारा है उसी के अनुसार लैंग्वेज का सिलेक्शन होता है। और मैडम ने पीपीटी इंग्लिश में शेयर की थी, मुझे लगता है काफ़ी कुछ उससे आप लोगों ने सीखा होगा। और आप सभी से यही उम्मीद करूंगा कि भविष्य में उन सभी का प्रयोग कर हम अपने जीवन को सशक्त बनाएं और कोविड-19 महामारी से जो भी बचाव है उन बचाव को कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरसी लखनऊ की टीम से आप सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद। आप सभी लोग यहाँ से लेफ्ट हो सकते हैं। यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। क्षमा चाहूंगा कि कुछ दिनों से आपके सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल पाए, लेकिन जल्द ही आपके पुराने जितने भी वेबिनार हैं उनके सर्टिफिकेट आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे आपकी ईमेल आईडी पे, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। साथ साथ में हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वो छुट्टी पे थे, लीव पे थे, इस वजह से हम आपको सर्टिफिकेट नहीं दे पाए हैं। आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जल्द ही आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम, सादर धन्यवाद मैडम, सादर प्रणाम। धन्यवाद सर।